कहानी की शुरुआत होती है जहां विल सैफर्ट नाम का एक लड़का डंजन में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है क्योंकि वो मैजिक एकेडमी अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है। भले ही वो मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार के दम पर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर गिरता है उसके बाद और भी कई मॉन्स्टर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर विल तैयार हो जाता है उन सबसे लड़ने के लिए। उसे लगता है कि उसे इन सबको हराने के लिए मैजिक की जरूरत ही नहीं है, उसकी तलवार ही काफी है। इसके बाद कहानी हमें एकेडमी ले जाती है जहां प्रोफेसर एडवर्ड क्लास ले रहे होते हैं। वो विल को आगे बुलाते और कहते हैं कि वो मैजिक का यूज करके आग जलाए। विल अपनी वॉन्ड से स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, जिसे देखकर पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। एडवर्ड सबको चुप करवा देते हैं लेकिन वो भी खुद हैरान होते हैं कि विल बेसिक मैजिक स्पेल भी नहीं कर पाता। वो उससे कहते हैं कि वो सिर्फ नोट्स लेने लायक है। तभी एक स्टूडेंट सियोन सबके सामने मैजिक करके दिखाता है लेकिन एडवर्ड उसे बिना परमिशन के अपनी पावर दिखाने पर रोक देते हैं। सियोन माफी मांगता और कहता है कि वो सिर्फ विल की मदद करना चाहता था क्योंकि वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया। एडवर्ड उस आग को तुरंत फ्रीज कर देते हैं और सबको समझाते हैं कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और एकेडमी के स्टूडेंट को रिस्पेक्ट भी उनके मैजिक पावर से ही मिलेगी। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते उनका एकेडमी में कोई फ्यूचर नहीं है और उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। क्लास के बाद सियोन विल से पूछता है क्या उसे शर्म नहीं आती क्योंकि वो डंजन जाकर सिर्फ वीक मॉन्स्टर को हराता है। तभी कोलेट नाम की एक लड़की विल का साथ देती है और सियोन से कहती है कि विल उसका दोस्त है और वो बताती है कि विल बहुत मेहनती है और दिल का भी अच्छा है। लेकिन सियोन कहता है ये सब क्वालिटी एक अच्छे इमेज बनने के लिए काफी नहीं होती। आखिर में सियोन वहां से चला जाता है क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और वो विल से कहता है कि उसे एकेडमी छोड़ देनी चाहिए। कॉलेट विल को उसकी बातें इग्नोर करने को कहती है और प्रोफेसर एडवर्ड को गलत बताती है लेकिन विल शांत रहता है और कहता है कि वो ठीक कह रही हैं क्योंकि सच में वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो खुद को लकी मानता है क्योंकि इसी वजह से एक प्यारी सी लड़की उसकी चिंता करने लगती है। इन बातों को सुन के कोलेट शर्माते हुए पूछती है कि वो उससे क्या कहना चाहता है लेकिन विल सीधा सा जवाब देता है कि वो सिर्फ सच बोल रहा है क्योंकि उसे हमेशा सिखाया गया है कि लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए। ये सुनकर कोलेट और भी ज्यादा शर्मा जाती है लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है क्योंकि वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, चाहे वो सिर्फ नाम के लिए ही क्यों ना हो। तभी वो देखते हैं कि विल आसमान की तरफ देख रहा है तो वो उससे पूछती है कि क्या बात है लेकिन विल कहता है कि वो बस आज के दिन की खूबसूरती को देख रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत पहले लोग आसमान के बारे में जानते भी नहीं तो दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी क्योंकि इस दुनिया पर सेलेस्टियल होस्ट नाम के एक इन्वेडर का कब्जा था। लेकिन 5 महान विजार्ड ने उसका सामना किया और अपनी कंबाइंड पावर से उसे हरा दिया और उन्होंने आसमान पर एक सील लगा दी जिससे दुनिया में शांति आ गई और तब से माजिया वेंडर का टाइटल उन्हीं से आगे बढ़ता आ रहा है। लेकिन ये टाइटल सिर्फ सबसे पावरफुल मेजर्स को ही दिया जाता है। कोलेट सोचती है क्या आइस मेडन उन पर नजर रख रही होगी और विलियम इमेजिन करता है कि वो अपनी खिड़की के पास बैठकर उन्हें अभी देख रही है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जहां विलियम एक लड़की एल्फारिया से बात कर रहा होता है। वो उसे बताती है कि असली आसमान में सन और मून तैरते हैं और वो दोनों माजिया वेंडर बन जाएंगे और टावर के ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वो सनसेट देख सकते हैं। इसलिए दोनों एक साथ टावर चढ़ने का प्रॉमिस करते हैं लेकिन बाद में एल्फारिया सबसे कम उम्र में माजिया वेंडर बनने वाली व्यक्ति बन जाती है और वो टावर के टॉप की तरफ चली जाती है। लेकिन विल के पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं होता इसलिए वो उसके लेवल के आसपास भी नहीं पहुंच पाता। फिर भी वो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। प्रेजेंट में वापस आकर हम एक प्रोफेसर वीनर से मिलते हैं जो विल को अकेले डंजन जाने के लिए डांटते हैं। विल तुरंत माफी मांग लेता है लेकिन फिर वो मॉन्स्टर को मारने के लिए क्रेडिट पॉइंट मांगता है तो वीनर उसे 2 क्रेडिट पॉइंट दे देते हैं। लेकिन वो उससे पूछते हैं क्या वो अभी भी माजिया वेंडर बनने का सपना देख रहा है क्योंकि उसे टावर पर जाने से पहले अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना होगा और उसके लिए उसे 3 कैटेगरी राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट लाने होंगे। लेकिन क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता इसलिए वो स्पेल वर्क से कभी भी पॉइंट नहीं कमा सकता। विल कहता है कि उसे ये बात पहले से पता है इसलिए वो प्रैक्टिकल पर फोकस कर रहा है और डंजन जाकर मॉन्स्टर को हरा रहा है। लेकिन वीनर को लगता है कि विल के लिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है इसलिए वो नहीं चाहते कि विल माजिया वेंडर बनने का सपने में उलझा रहे, जबकि वो शायद ग्रेजुएट भी नहीं कर पाई क्योंकि उसे हफ्ते के अंत तक कम से कम 4 क्रेडिट पॉइंट लेने होंगे तभी उसे पासिंग मार्क्स मिलेगा। ये सुनकर विल घबरा जाता है और तुरंत अपने नोट्स देखने लगता है ताकि कोई ऐसा मॉन्स्टर ढूंढ सके जो 4 पॉइंट का हो। तभी वीनर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं और उसे बास्केरविल नाम के एक मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं जो 6th फ्लोर पर देखा गया है।
ये सुनकर विल खुशी से उन्हें गले लगा लेता है और उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सियोन उनकी बात सुन लेता है और वो खुद उस मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाने लगता है ताकि विल फेल हो जाए और एकेडमी से निकाल दिया जाए। विल जब 6th फ्लोर पर पहुंचता है तो उसके साथ ही की थोड़ी डरी हुई लगती है, लेकिन विल उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक होगा। वो कहता है क्यों न सिर्फ मॉन्स्टर के फ्लेमिंग ब्रेथ से बचना है और वो की सेंस ऑफ स्मेल पर भरोसा कर रहा है ताकि वो उसे आसानी से रास्ता दिखा सके। दूसरी तरफ सियोन अपने दोस्तों के साथ 6th फ्लोर पर पहुंचता है। वो अपना प्लान बनाने ही वाला होता है कि अचानक उन पर एक पावरफुल मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसे इविल सेंटिनल कहा जाता है और जिसकी वैल्यू 10 क्रेडिट पॉइंट है, और वो एक ही पंच में सियोन के एक दोस्त को दीवार से जा टकराता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। उनकी चीख सुनकर विल तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सियोन अपने फायर मैजिक से मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। विल कुछ पल के लिए सोचता है क्या उसे मदद करनी चाहिए क्योंकि सियोन उसे हमेशा बुली करता है, लेकिन तभी उसे एल्फारिया की बात याद आती है जहां वो उससे कहती है कि विल सबसे ज्यादा बहादुर और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दयालु भी है। ये याद आते ही विल बिना सोचे समझे लड़ाई में कूद पड़ता है और मॉन्स्टर को रोक लेता है ताकि वो सियोन तक ना पहुंच सके। इसी बीच एडवर्ड विनर के पास आता है और कहता है कि वो अपने फैमिलियर का यूज करके सियोन के ग्रुप को ढूंढे क्योंकि वो बिना परमिशन डंजन में गए हैं। वाइनर पूछते हैं कि वो किस फ्लोर पर हैं, तब एडवर्ड बताता है कि वो 6th फ्लोर पर हैं। ये सुनकर वाइनर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि विल भी वहां मौजूद है। अब विल सीधा मॉन्स्टर का सामना करता है और उसे एक जोर का वार लगाता है, लेकिन मॉन्स्टर रुकता नहीं बल्कि जमीन पर जोर से वार करता है। तो विल अपनी तेजी से उसके आसपास घूमता रहता है और एक पावरफुल स्ट्राइक से उसे नुकसान पहुंचाता है। सियोन ये सब देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसी विल को देख रहा है जिसे वो हमेशा कमजोर समझता आ रहा था इतने समय से। वहीं दूर खड़े वाइनर और एडवर्ड भी ये सब देख रहे होते हैं। एडवर्ड विल की स्ट्रेंथ देखकर शॉक हो जाता है। तब वाइनर बताता है कि भले ही विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूराबिलिटी है और वो अपने दुश्मन की स्ट्रेटेजी को एक बार देखकर ही समझ सकता है। मॉन्स्टर विल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और एक ही बार में उसका हाथ काट देता है। फिर मॉन्स्टर एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन विल उसे भी काट देता है और आखिर में उसे 2 टुकड़ों में चीर डालता है। लड़ाई के बाद वो सियोन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन सियोन गुस्से में होता है क्योंकि उसे एक ऐसे इंसान ने बचाया जो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एडवर्ड भी गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि विल के पास ऐसी ताकत है जो मैजिक से भी आगे है। अगले दिन विल वाइनर के पास रिपोर्ट करता है जहां वाइनर उसे 10 क्रेडिट पॉइंट दे देता है। ये देखकर विल खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे एकेडमी से निकाले जाने का डर नहीं रहा। एक फ्लैशबैक में हमें 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहां एकेडमी के स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि विल सैफर्ड को सिर्फ इसलिए एकेडमी में लिया गया था ताकि एल्फारिया को यहाँ लाया जा सके, लेकिन अब जब वो खुद एक माजिया वेंडर बन चुकी है तो विल की कोई जरूरत नहीं रही और सबको लगता है कि उसे जल्द ही एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद विल वाइनर के साथ जाता है जहां वो हेड मास्टर कॉल्ड्रॉन से मिलता है और कॉल्ड्रॉन उसे एक छुरी देती है और अचानक उस पर फायर स्पेल से हमला कर देती है। विल उन सब अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। ये देखकर क्लॉड्रॉन उसकी स्किल से इम्प्रेस हो जाती है। इसी वजह से वो उसे एकेडमी में बने रहने की परमिशन दे देती है। लेकिन ये सब होने के बाद विल रो पड़ता है और सोचने लगता है क्या वो कभी एल्फारिया तक पहुंच पाएगी या नहीं। तब क्लॉड्रॉन कहती है कि अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो शायद ये मुमकिन हो सकता है कभी न कभी। कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आती है जहां वाइनर क्लास में लेक्चर ले रहे होते हैं। वो टावर के सिस्टम के बारे में बताते हैं और एसेंड का मतलब समझाते हैं, जिसका अर्थ है अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना और टॉप फ्लोर पर जाकर माजिया वेंडर बनना। वो ये भी बताते हैं कि टावर पर चढ़ने के लिए मेजेस या तो एक नए टाइप का मैजिक क्रिएट करते हैं या फिर एकेडमी से 7200 क्रेडिट पॉइंट अर्न करते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट क्रेडिट के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वाइनर अचानक गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट फेल होने के करीब होते हैं। क्लास के बाद कॉलेट विल के पास आती है। उसे पता होता है कि विल ने राइटिंग में सारे क्रेडिट ले लिए हैं, लेकिन फिर भी वाइनर उस पर सख्ती करते हैं। विल बताता है ये इसलिए है क्योंकि वो स्पेल वर्क में फेल हो गया है। फिर भी विल कहता है कि वाइनर एक अच्छे टीचर हैं क्योंकि वो उन्हें एक्स्ट्रा लेसन देते हैं, जबकि बाकी प्रोफेसर तो स्टूडेंट के फेल होने की भी परवाह नहीं करते। तभी उन दोनों की मुलाकात सियोन से होती है जहां उसके दोस्त सबको बताते हैं कि उसने इविल सेंटिनल को हरा दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर सियोन जानता है ये सच नहीं है। वो विल को देखकर उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि बिना मैजिक टैलेंट के होने के बावजूद वो इतना पावरफुल कैसे है, लेकिन तभी कॉलेट बीच में आ जाती है और सियोन उसे छोड़कर वहां से चला जाता है।
दूसरी तरफ एडवर्ड हेडमास्टर क्लॉड्रॉन के पास जाता है और कहता है कि विल को अकेडमी से निकाल देना चाहिए, लेकिन क्लॉड्रॉन इसे गलत मानती है क्योंकि ये विल का आखिरी साल है। और एडवर्ड कहता है कि जो इंसान मैजिक यूज नहीं कर सकता उसके लिए एकेडमी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब क्लॉड्रॉन उसे विल के रिकॉर्ड दिखाती और बताती है कि मैजिक के अलावा वो हर चीज में बेस्ट है, इसलिए भले ही वो माजिया बेंडर ना बन पाए लेकिन उसके लिए और भी कई रास्ते खुले हुए हैं। क्लॉड्रॉन आगे समझाती है कि एकेडमी का काम सिर्फ मेजेस बनाना नहीं बल्कि स्कॉलर तैयार करना भी है जो फेटेड डे के लिए जरूरी है। लेकिन एडवर्ड मानता है कि असली समस्या ये है कि विल खुद स्कॉलर बनना नहीं चाहता क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ माजिया बेंडर बनना है। इसलिए क्लॉड्रॉन एडवर्ड से कहती है कि वो विल का टेस्ट ले और उसकी परफॉर्मेंस देखकर खुद फैसला करे कि उसके साथ क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ विल कॉलेट से माफी मांगता है क्योंकि उसे अपना लॉकर खोलने के लिए भी उसकी मैजिक की जरूरत होती है। जब कॉलेट लॉकर खोलती है तो उसमें उसकी तलवार देखकर हैरान हो जाती है। तब विल बताता है कि उसे कैंपस में तलवार लेकर चलने की परमिशन नहीं है। इसके बाद दोनों स्टडी हॉल की तरफ जाते हैं जहां विल डॉर्फ के बारे में पढ़ रहा होता है। कॉलेट कहती है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन में अच्छा है, लेकिन विल जानता है अगर उसने एक भी क्रेडिट पॉइंट खो दिया तो वो कभी टावर असेंड नहीं कर पाएगा। वो डॉर्फ के बारे में इसलिए भी सीखना चाहता है क्योंकि वो उनसे खुद को रिलेट करता है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानते चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। कॉलेट उसके सफेद बालों को देखकर सोचती है शायद वो ज्यादा मेहनत करने लगा है और इसी वजह से उसके बाल ऐसे हो गए। वो मजाक में उन्हें खींचने का सोचती है लेकिन तभी एडवर्ड उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। एडवर्ड विल को कहते हैं कि वो अकेले स्पेल हॉल में आए। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो एडवर्ड बताते हैं कि वो विल को एक सप्लीमेंट्री लेसन देने वाला है क्योंकि वो हमेशा स्पेल वर्क क्लास में फेल होता आ रहा है। पर एडवर्ड अपनी डार्क मैजिक का यूज करना शुरू करता है और विल से कहता है कि अगर वो टेस्ट पास करना चाहता है तो उसे एडवर्ड के ऊपर एक हिट लैंड करना होगा। एडवर्ड ये भी बताते हैं अगर वो सफल हो जाता है तो इसे स्पेल वर्क के लिए 5 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसे एकेडमी छोड़नी पड़ेगी। इसी दौरान वाइनर क्लॉड्रॉन के पास जाते हैं जहां वो दोनों मिलकर एडवर्ड और विल की फाइट देख रहे होते हैं। ये सब देखकर वाइनर शॉक हो जाता है, पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है हेडमास्टर, लेकिन क्लॉड्रॉन उसे रोक देती और कहती है कि वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे उसने विल के पक्ष में अपनी बात रखी थी वैसे ही एडवर्ड की चिंताओं को भी बराबर महत्व देना जरूरी है। वो बताती है कि उसने एडवर्ड को विल के फ्यूचर का फैसला लेने का अधिकार दे दिया है, लेकिन वाइनर को ये बहुत ही कठोर लगता है क्योंकि एडवर्ड एक ऐसा व्यक्ति था जो माजिया बेंडर बनने के सबसे करीब है और हारने के बावजूद भी वो टावर के टॉप तक पहुंच ही चुका था। इसी बीच एडवर्ड अपने डार्क मैजिक से विल पर लगातार हमला करने लगता है। विल एडवर्ड के अटैक को डॉज करता रहता है लेकिन वो उसकी पावर देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि एडवर्ड सिर्फ लो लेवल स्पेल यूज कर रहे होते हैं, फिर भी वो स्पेल बहुत पावरफुल हैं। इसके बाद विल ऑफेंसिव पर आ जाते हैं और एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड अपने बैरियर से उसे रोक देते हैं और उसे बिल्कुल बेकार समझने लगते हैं। फिर वो अपनी ब्लैक फ्लेम से विल पर हमला कर देते हैं। विल हैरान हो जाता है क्योंकि एडवर्ड बिना किसी इनकांटेशन के इतनी तेजी से स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। एडवर्ड उससे कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी ब्लैक फ्लेम का यूज करेंगे अटैक और डिफेंस दोनों के लिए और सिर्फ 2 स्पेल से ही उसे निराशा का एहसास करा देंगे। वो अपने स्पेल को लगातार ओवरलैप करता रहता है और विल उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे एक हिट लग ही जाता है। तब विल समझ जाता है कि एडवर्ड को हरा नहीं सकता वो, लेकिन उसे लगता है कि अगर उसके पास उसकी तलवार होती तो शायद वो थोड़ा बेटर फाइट कर पाता। दूसरी तरफ कॉलेट लॉकर रूम में जाती है और उसे लगता है कि एडवर्ड शायद विल को टॉर्चर कर रहा है। तभी कीकी वहां आ जाते और कॉलेट देखकर समझ जाते हैं कि वो इंजर्ड है, लेकिन कीकी सीधा जाकर विल के लॉकर को खुरचने लगती है। वापस फाइट में आते हैं हम जहां एडवर्ड गोंजो की बैटल के बारे में बताता है जहां डॉर्फ ने 10,000 सोल्जर की आर्मी तैयार की थी, लेकिन सिर्फ एक मेज ने उन सबको हरा दिया एक ही बार में। ये कहकर वो विल के सर पर पैर रख देता और कहता है कि वो अपने सपनों को छोड़ दे क्योंकि एक तलवार कभी भी वॉन्ड जितनी पावरफुल नहीं बन सकती। लेकिन विल फिर भी कहता है कि वो माजिया बेंडर बन के ही रहेगा। एडवर्ड सोचता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसे इतना मोटिवेट कर रही है, जो वो इतना इम्पॉसिबल गोल पूरा करना चाहता है। तब विल कहता है कि वो उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। इन बातों को सुन के एडवर्ड उसे बेवकूफ समझता है, लेकिन विल कहता है कि चाहे उसका रीजन कितना भी बेकार क्यों ना लगे वो कभी भी हार नहीं मानेगा। तब कोलेट वहां पहुंचती है और विल को उसकी तलवार दे देती है। एडवर्ड तुरंत अपनी ब्लैक फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन इस बार विल उसे काट देता है। ये देखकर एडवर्ड भी हैरान रह जाता है।
एडवर्ड फिर से अपनी ब्लैक फिल्म का बैरियर छोड़ने की तैयारी करता है। विल थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है। अटैक को डॉज करते हुए वो गोंजो की बैटल को याद कराता है जहां एक डॉर्फ ने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार मैच पर एक लैंड हिट कर ही दिया था। प्रेजेंट में विल अचानक छत की तरफ जंप करता है, फिर वहां से इनक्रेडिबल स्पीड के साथ एडवर्ड पर हमला करता है और उसका बैरियर तोड़ देता है, जिससे आखिरकार वो एक हिट एडवर्ड के गालों पर लैंड कर ही देता है। ये देखकर एडवर्ड वहां से चले जाते हैं और अपना वादा निभाते हुए वो विल को 5 क्रेडिट पॉइंट दे देते हैं। और दूसरी तरफ क्लॉड्रोन भी ये सब देखकर इंप्रेस हो जाती है कि विल ने सच में ये सब कर दिखाया। नेक्स्ट सीन में विल शहर में घूमकर न्यूज़पेपर बांट रहा होता है, तभी सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरते हुए भी लगभग सारे न्यूज़पेपर संभाल लेता है। सिर्फ एक पेपर नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने जाता है तो उसकी नजर एक बड़ी खबर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि अल्फारिया ने एक नया मैजिक इन्वेंट किया है और अब वो पहली ऐसी व्यक्ति बन गई है जिसने 12 ओरिजिनल स्पेल क्रिएट किए हैं। ये पढ़कर विल बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश होता है। आगे वो पढ़ता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक स्पेशल ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर की क्लाइंट खुद अल्फारिया है। ये जानकर विल तुरंत अपने डॉर्म की तरफ दौड़ पड़ता है। डॉर्म पहुंचकर वो अपने रूममेट रोस्टी से कहता है कि वो उसके लिए एक मैजिक आइटम तैयार कर दे। रोस्टी पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, तब विल बताता है कि ये ऑर्डर अल्फारिया की तरफ से आया है इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। वो कहता है कि आज उसकी कोई क्लास नहीं है इसलिए वो इस काम को सबसे पहले कंप्लीट करेगा। रोस्टी पूछता है कि क्या ये काम मुश्किल है, तब विल बताता है कि उसे सिर्फ फ्रॉस्ट वॉकर कोर कलेक्ट करने हैं क्योंकि अल्फारिया को मैजिक कैटालिस्ट की जरूरत है और जो भी स्टूडेंट मदद करेगा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। वो बताता है कि वो 4th फ्लोर पर जाने वाला है इसलिए उसे रोस्टी के मैजिक आइटम चाहिए। रोस्टी उसे सारे जरूरी चीजें दे देता है और जाने से पहले उसे एक ब्रेड का टुकड़ा भी देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखे और टाइम पर खाना खाए। जब विल डंजन पहुंचता है तो वहां पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन विल को ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये ऑर्डर खुद अल्फारिया की तरफ से आया है। वो हंटिंग शुरू करने ही वाला होता है, तभी अचानक सियोन का अटैक देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। सब लोग सियोन की तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन सियोन खुद सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि उसे विल की इविल सेंटिनल वाली फाइट याद आ जाती है। दूसरी तरफ विल सियोन से इंप्रेस होता है और सोचता है कि शायद वो यहाँ के सारे मॉन्स्टर खत्म कर देगा, इसलिए वो डंजन के और अंदर चला जाता है। आगे जाकर उसे आयरस नाम की एक लड़की मिलती है जो 3 मॉन्स्टर के बीच फंस जाती है, लेकिन विल तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और अपनी तलवार से उन सबको 2 टुकड़ों में काट डालता है। आयरस ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने बिना मैजिक के सिर्फ तलवार से उसे बचा लिया और वो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा भी करती है। इसी बीच वाइनर क्लास में स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि नया मैजिक क्रिएट करना कितना बड़ा अचीवमेंट होता है क्योंकि इससे सीधा टावर में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। वो बताते हैं कि मैजिक का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा जाता है जिसने उसे इन्वेंट किया था और अगर कोई इस तरह का मैजिक बना लेता है तो वो सीधा सबसे ऊपर तक पहुंचने की क्षमता रखता है आसानी से। इतना ही नहीं, जो नए मैजिक क्रिएट कर लेता है तो उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट जानते हैं कि मैजिक इन्वेंट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी उनमें से एक पूछता है कि अल्फारिया कितनी पावरफुल होगी। इस पर वाइनर कहते हैं कि वो इतिहास की सबसे शक्तिशाली मेज में से एक है। ये सुनकर कॉलेट अल्फारिया की तारीफ करने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त मजाक में कहती है कि वो जेलस है क्योंकि अल्फारिया विल को उससे छीन लेगी। ये सुनकर कॉलेट शर्मा जाती है और अपने दोस्त से ही लड़ने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में विल आयरस को अपना नाम बताता है और उसे पूछता है कि क्या वो उससे नफरत करती है क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो आयरस कहती है कि उसके पास उससे नफरत करने का कोई कारण है ही नहीं क्योंकि उसने अभी अभी उसकी जान जो बचाई है। विल पूछता है कि क्या वो भी अल्फारिया के ऑर्डर की वजह से यहाँ आई है। तब आयरस बताती है कि वो माजिया वेंडर की मदद करना चाहती है क्योंकि वो खुद भी एक दिन माजिया वेंडर बनना चाहती है। विल सोचने लगता है कि लोग असली आसमान को नहीं जानते क्योंकि उसे एक बड़े से बैरियर ने ढाक रखा है जो माजिया वेंडर ने बनाया है ताकि दुनिया को इन्वेडर से बचाया जा सके। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये बैरियर टूट गया तो दुनिया फिर से अंधेरे में डूब जाएगी और एक भयंकर विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट माजिया वेंडर के ऑर्डर फॉलो करते हैं ताकि वो आसमान को सपोर्ट कर सके। आयरिस अपनी एक पुरानी घटना बताती है, जब वो मॉन्स्टर से घिर गई थी तब अपनी वो मौत का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन तब अल्फारिया ने आकर सब मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया। तब से वो उसकी फैन बन चुकी है, इसी वजह से वो उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन अब तक उसे एक भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला और उसे लगता है कि शायद बाकी स्टूडेंट ने सबको पहले ही मार दिया है, इसलिए ऐसा है। वेल उसे बताता है कि जब फॉरेस्ट वॉकर चलते हैं तो वो पीछे आइस फ्रैगमेंट छोड़ देते हैं, लेकिन जो फ्रैगमेंट वो अभी देख रहा है वो नॉर्मल से 2 गुना बड़ा है।
इसका मतलब है कि आगे एक बहुत पावरफुल फ्रॉस्ट वॉकर है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ किसी का सर्च मैजिक उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। आयरिस हैरान हो जाती है कि विल इतना सब कैसे जानता है जबकि वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। विल कहता है कि स्पेल पावरफुल होते हैं लेकिन वो सब कुछ नहीं होते, खासकर डंजन के अंदर। तभी अचानक एक मॉन्स्टर सामने आ जाता है और वो आयरिस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन विल तुरंत उसे बचा लेता है और आयरिस देखती है कि वो एक फ्रॉस्ट रैक्स है जो फ्रॉस्ट वॉकर का सबसे पावरफुल फॉर्म है और इसकी वैल्यू 6 क्रेडिट पॉइंट है। वो मॉन्स्टर एक लेजर बीम छोड़ता है जो अपने रास्ते में सब कुछ फ्रीज कर देता है, लेकिन विल उसे डॉज कर लेता है। वो आयरिस से कहता है कि वो वहीं रुके सेफ रहने के लिए, लेकिन आयरिस विल को फाइट करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ फिजिकल अटैक से इस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है। और वो फ्रॉस्ट रैक्स को डॉर्फ किलर के नाम से पहचान लेती है क्योंकि वो जिस भी चीज को छूता है उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। इसलिए उसे हराने के लिए लॉन्ग रेंज मैजिक स्पेल की जरूरत है, लेकिन विल अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा रखता है क्योंकि वो पहले भी इस मॉन्स्टर को हरा चुका है। इसलिए वो बिना डरे सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। मॉन्स्टर फिर से अपनी लेजर बीम छोड़ता है लेकिन इस बार वो विल को हिट नहीं कर पाता और गुस्से में आकर पूरे डंजन को तोड़ने लगता है। तब विल रोस्टी से मिला हुआ मैजिक आइटम यूज करता है और उसे मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर मॉन्स्टर पर चिपक जाता है। फिर विल उस रोप को उसके पूरे शरीर के चारों तरफ लपेट देता है, पर मॉन्स्टर की फ्रीजिंग पावर से सब कुछ जमने लगता है। लेकिन विल जानता है कि उसकी वीकनेस फायर, इसलिए वो अपनी रोप को आग लगा देता है। आग लगते ही एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो मॉन्स्टर के टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर आयरिस हैरान रह जाती है और समझ नहीं पाती कि वो इस फाइट को कैसे रिपोर्ट करे क्योंकि विल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसके बारे में अफवाह फैली हुई है। इसके बाद आयरिस माजिया वेंडर से मिलती है जहाँ ये पता चलता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए भेजा गया था जो उनकी मदद कर सके। माजिया वेंडर जानते हैं कि अगर इस समय सेलेस्टियल होस्ट ने हमला कर दिया तो वो उन्हें रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें हर संभव मदद की जरूरत है। तो आयरिस बताती है कि विल सरफॉर्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसे सबसे ज्यादा अलग और इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन माजिया वेंडर के बीच इस बात पर अलग अलग लड़ाई होने लगती है कि क्या उसे अपने पास आने देना चाहिए या नहीं। उनमें से दो लोग बहस करने लगते हैं और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक और माजिया वेंडर उन्हें रोक देता है और कहता है कि ग्रैंड फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए वो फैसला तब करेंगे जब वो उसके रिजल्ट देख लेंगे। फिर हमें पता चलता है कि एकेडमी में टोटल 12,000 क्रेडिट पॉइंट अवेलेबल हैं। इसी दौरान एक टेस्ट होता है जहां स्टूडेंट गोलम के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। सियोन और कोलेट अपने गोलम को आसानी से हरा देते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन विल स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है हमें। वो सोचता है क्या वो सीधा पंच मार के उसे हरा दे, लेकिन बाकी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और आखिर में वो गोलम से हिट खा जाता है जिससे सब उसे फेलियर समझने लगते हैं। इसी बीच दो टॉप स्टूडेंट वीगल और लिहाना को दिखाया जाता है जो अपने गोलम को बहुत आसानी से हरा देते हैं और पास हो जाते हैं। तभी जूलियस नाम का एक लड़का आता है जो अपने आइस मैजिक से एक साथ कई गोलम पर हमला कर देता है और उसके आइस शार्ड सब पर लगते हैं और वो सब गुलाबों में बदल जाते हैं। फिर वो अपना स्पेल एक्टिवेट करता है और सब गोलम पूरी तरह से आइस में जम जाते हैं। इस तरह वो भी पास हो जाता है। बाद में वो वीगल और लिहाना से मिलता है और कहता है कि वो उन्हें हराने वाला है क्योंकि उसने एक ऐसा नया तरीका हासिल किया है। दोनों से कहते हैं कि वो इसके लिए तैयार रहेंगे। पूरी क्लास उन तीनों को एडमायर करती है क्योंकि वो ही एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास 10,000 से ज्यादा क्रेडिट पॉइंट अवेलेबल हैं। ये सब देखकर विल सोचने लगता है कि उसके पास तो ग्रेजुएट होने लायक भी काफी पॉइंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ लगभग 5,000 क्रेडिट पॉइंट ही अवेलेबल हैं। इस बात से वो उदास हो जाता है। तभी जूलियस वहां से गुजरता है और उसे रास्ते से हटने को कहता है। जूलियस के दोस्त उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने एक ही स्पेल में टेस्ट पास कर लिया है और उन्हें लगता है कि उसे ग्रैंड फेस्टिवल में जरूर स्काउट किया जाएगा। इसके बाद कोलेट विल के साथ लंच करती है और उसे समझाते हैं कि ग्रैंड फेस्टिवल उसके लिए भी एक मौका है जहां उसे स्काउट किया जा सकता है क्योंकि बिना स्पेल वर्क के आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है उसके लिए। वो बताती है कि अगर उसे स्काउट कर लिया गया तो कम क्रेडिट होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ सकता है आसानी से। फिर हमें पता चलता है कि ग्रैंड फेस्टिवल हर 2 साल में होने वाला एक बड़ा इवेंट है जहां अलग अलग कंपटीशन होते हैं और टावर से हाई मेजेस नीचे आकर स्टूडेंट को स्काउट करते हैं। कोलेट बताती है कि ये फेस्टिवल असल में टावर के अलग अलग फैक्शन के बीच एक कंपटीशन है। टोटल 5 फैक्शन होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हर फैक्शन का लीडर एक माजिया वेंडर होता है। अगर कोई स्टूडेंट इन फैक्शन में से किसी एक द्वारा चुन लिया जाता है तो उसका टावर मेंबर बनना लगभग तय हो जाता है, लेकिन बिल्कुल लगता है कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा।
क्योंकि उसे इसके लिए और भी कई चीजें हासिल करनी होंगी। विल जानता है कि ग्रैंड फेस्टिवल में आगे बढ़ने के लिए उसे कोई कमाल का मैजिक दिखाना पड़ेगा, लेकिन कॉलेट उसे बताती है कि कुछ लोग वॉचर भी होते हैं जो टैलेंटेड लोगों को सीधा टावर ले जा सकते हैं। लेकिन विल को लगता है ऐसे लोग असल में नहीं होते और ये बात सिर्फ एक अफवाह है। विल सोचता है कि उसे ज्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। उसे पिछले फेस्टिवल की याद आती है जहां सबने उसे चीट करने वाला समझा था और वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया है। इसलिए विल डिसाइड करता है कि वो बस पर्दे के पीछे रहकर मदद करेगा। तब वो और कॉलेट देखते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉलेट बताती है कि सिर्फ टावर ही नहीं बल्कि अलग अलग कैपिटल से भी स्काउट आएंगे, इसलिए उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी होंगी। वो विल से कहती है कि वो खुद को प्रमोट करे। वो उसके लॉकर के पास जाकर उसकी मदद करने लगती है, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे पता चलता है कि किसी ने बैरियर और साउंड डैम्पिंग मैजिक यूज किया है। वो कीकी को चेक करने के लिए कहती है और कीकी उस बैरियर को तोड़ देती है। जब वो दोनों लॉकर खोलते हैं तो उन्हें एक हिडन स्टेयरवे मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं और वो फेस्टिवल के इवेंट पर बैट लगा रहे होते हैं। विल वहां सियोन को भी देखता है और जैसे ही सियोन उसे इंसल्ट करने वाला होता है, कोलाट उसे रोक देती है। विल पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। तब पता चलता है कि सियोन अपने ऊपर लगने वाले बैट देखने आया है। सियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सब लोग सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट की ही बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि वो उनसे सिर्फ इसलिए पीछे है क्योंकि उसने रिटन एग्जाम में कुछ क्रेडिट लूज कर दिए हैं, वरना मैजिक स्किल में वो उनके बराबर ही है। क्लास के बाद कॉलेट विल से पूछते हैं कि क्या वो फ्री है, लेकिन विल कहता है कि उसे काम पर जाना है। ये सुनकर कॉलेट थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद हमें विल्जीना टैवरन में काम करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो डोनान नाम की एक डॉर्फ को सर्व कर रहा होता है। डोनान उसकी मेहनत देखकर हैरान होता है क्योंकि वो दिन में न्यूज़पेपर बांटता है और रात में यहाँ काम करता है। वो समझ जाता है क्योंकि विल स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए उसे अपनी फीस खुद भरनी पड़ती है। रोस्टी भी वहां उसकी मदद कर रहा होता है और उसे बिना मैजिक के काम करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि विल ने उसे यहाँ काम करने के लिए बुलाया था क्योंकि बाकी पार्ट टाइमर वर्कर जॉब छोड़ चुके हैं और अब सब लोग विल को यहाँ पसंद करने लगे हैं। काम खत्म करने के बाद रोस्टी उससे पूछता है कि वो यहाँ काम क्यों कर रहा है, जबकि वाइनर उसके लिए कोई वेटर जॉब अरेंज कर सकते हैं। लेकिन विल कहता है कि वो प्रोफेसर वाइनर को और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए दूसरी बात विल को डॉर्फ के साथ वक्त बिताना पसंद होता है, इसलिए उसे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। पर तभी गलती से उसके हाथ से चम्मच गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी जूलियस टैवरन में एंटर करता है। वो जगह को देखकर उसे बेकार बताता है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि रात की इतनी देर में और कोई जगह खुली नहीं है इसके अलावा। जैसे ही बिल खड़ा होता है जूलियस उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वो तो यहाँ के लोगों जैसा ही लगता है। डोनान ये बात सुनकर नाराज हो जाता है, लेकिन जूलियस डॉर्फ को नीचे दिखाते हुए कहता है कि वो एक इंफीरियर रेस है, मतलब नीची जाति के, जो किसी और दुनिया से भागकर यहाँ आए हैं। फिर हमें पता चलता है कि डॉर्फ की दुनिया सेलेस्टियल होस्ट ने बर्बाद कर दी थी और वो लोग जान बचाकर इस दुनिया में आए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें इज्जत नहीं मिलती क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकते और अगर कोई डॉर्फ किसी मेज को छू भी लेता है तो उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच रोस्टी उन्हें बीन्स की डिश सर्व करता है, लेकिन जूलियस और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये खाने लायक भी नहीं है और वो लगातार डॉर्फ की इंसल्ट कर रहे होते हैं। ये सब देखकर विल उनके सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी बातें वापस ले। वो बताता है कि डॉर्फ द्वारा बीन बंजर जमीन पर उगाई जाती है और ये उनकी मेहनत और जीने की इच्छा का परिणाम है। वो इतनी मुश्किल हालात में भी जी रहे हैं, लेकिन जूलियस उसे लात मारकर गिरा देता है और वो डिश सीधा विल पर गिरती है। उसके दोस्त उसे और परेशान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार विल तुरंत उन दोनों को पकड़कर जमीन पर दे मारता है। फिर वो कहता है कि असली सैवेज मतलब गवार तो वो लोग हैं। ये देख सुनकर जूलियस सीरियस हो जाता है और अपने आइस मैजिक से हमला कर देता है, तो वो इसका अटैक को डॉज करता है, लेकिन आखिर में वो दीवार से चिपक जाता है। फिर जूलियस उसके सीने पर एक आइस रोज बनाता है और उसे एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी डोनान उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन जूलियस विल के चेहरे को देखकर अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है कि विल ग्रैंड फेस्टिवल में हिस्सा ले, जिससे वो उसे सबके सामने और जलील कर पाए। डोनान को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन विल तुरंत जूलियस की ये बात मान जाता है। पर वो जूलियस से कहता है कि अगर वो जीत गया तो उसे डोनान और बाकी सबसे माफी मांगनी होगी।
ग्रैंड फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है और पहला इवेंट स्काई रेस होती है जहां लिहाना अपने ड्रैगन पर सबसे आगे उड़ती हुई नजर आती है। बाकी पार्टिसिपेंट उसकी स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच पाता। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट उसकी स्किल देखकर हैरान रह जाते हैं और सबको लगता है कि जीत उसी की होगी। तभी क्लॉड्रॉन नोटिस करती है कि टावर के स्काउट पहले से ही स्टैंड पर बैठे हैं और सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आयरिस कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टावर के बाहर के ताकतवर लोग भी यहाँ टैलेंट ढूंढने आए हैं। आखिर में लिहाना लगातार दूसरे साल भी स्काई रेस जीत जाती है और एक नया रिकॉर्ड बना देती है जिससे सबको समझ आ जाता है कि वो टॉप 3 स्टूडेंट में क्यों शामिल है। इसके बाद आयरिस अपना चश्मा पहनती है और वहां से निकलने लगती है और वो क्लॉड्रॉन से कहती है कि कोई है जिसे वो चेयर करना चाहती है इसलिए वो अभी जा रही है। दूसरी तरफ सियोन के दोस्त उसे अगले इवेंट के लिए गुड लक कहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही वो क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन फिर भी उसका हौसला वो बढ़ाएंगे स्टैंड में बैठकर। सियोन उनका शुक्रिया अदा करता है और उसे याद आता है कि कॉलेट ने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, इसलिए वो जल्दी से कॉलेट को ढूंढने जाता है क्योंकि उसे पूरे यकीन होता है कि वो हमेशा उसे ही चूज करेगी ना कि मैजिक लेस विल को। लेकिन जब वो उसे ढूंढता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ बिल भी मौजूद होता है। तो कॉलेट बताती है कि उनके पास क्रेडिट पॉइंट कम थे इसलिए उन्हें टीम कंप्लीट करने के लिए विल की जरूरत पड़ी। ये सुनकर सियोन गुस्से से भर जाता है और कहता है कि एक लूजर जैसे विल का इवेंट में होना ही गलत है, ऊपर से उसकी टीम में आ गया। इसलिए वो विल पर चिल्लाता है लेकिन विल उसे इग्नोर करता है और सिर्फ जूलियस को देख रहा होता है जो उसके पास से गुजरता है। कॉलेट बताती है कि विल जूलियस को हराना चाहता है लेकिन सियोन को ये सब देखकर और भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बात को इग्नोर किया गया है। तभी फेस्टिवल का होस्ट माइक आफ्टरनून इवेंट की शुरुआत का अनाउंसमेंट करता है और अपने गेस्ट कमेंटेटर के रूप में एडवर्ड को इंट्रोड्यूस करता है। उन्हें एकेडमी का सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला टीचर बताया जाता है लेकिन एडवर्ड उसे सीधा धमका देता है और फालतू बात करने से मना कर देता है। पर माइक अगले कंपटीशन का नाम बताता है जो है क्राउन अटैक और ये फेस्टिवल का मेन इवेंट है। ये 3 लोगों की टीम में खेला जाएगा। वो एल्फ एक्शन को काम शुरू करने के लिए कहता है और वो अपनी मैजिक से स्टेडियम के आसपास 5 जोन बना देते हैं। माइक बताता है कि टीम बाहर से शुरू करेगी और इन जोन को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। हर जोन में प्रोफेसर ने अलग अलग ट्रैप और ऑब्स्टेकल सेट किए हैं और जो टीम सबसे पहले स्टेडियम के बीच पहुंचकर क्राउन तक पहुंच जाएगी वही विनर होगी। वो ये भी बताता है कि ये एक बैटल रॉयल होगा जहां टीम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकती है और एक दूसरे पर हमला भी कर सकती है। और एडवर्ड सबको बताते हैं कि वो सभी की टीम वर्क को ध्यान से देखेंगे और बच्चों से कहते हैं कि इस इवेंट को एक रियल डंजन डाइव की तरह लेना होगा। फिर माइक ये भी बताता है कि इस इवेंट में सभी टॉप स्टूडेंट भाग ले रहे हैं लेकिन जीत के सबसे बड़े दगाबाजीदार वीगेल और जूलियस हैं। वो मजाक में कहता है कि उसने अपने सारे सेविंग वीगेल पर लगा दिए हैं लेकिन वो कॉलेट की स्क्वाड पर भी नजर रखना चाहता है क्योंकि उसमें सियोन के साथ विल भी शामिल है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि विल जैसा बिना मैजिक वाले लड़के का पार्टिसिपेट करना ही पागलपन है। विनर भी उसे देखकर चकित हो जाते हैं और उसे इस इवेंट से दूर रहने की सलाह देते हैं लेकिन विल जीतने के लिए पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर चुका होता है। जैसे ही सभी टीम अपनी पोजीशन ले लेती है कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है और सभी टीम तेजी से आगे बढ़ती है लेकिन तुरंत ही उनका सामना अनेक गोलम से होता है जो उनका रास्ता रोक देते हैं। पर विल बिना रोके सीधा आगे बढ़ता है जिसे देखकर सब उसे बेकार समझते हैं क्योंकि टेस्ट एग्जाम में वो एक गोलम को तक नहीं हरा पाया था। लेकिन इस बार वो कॉलेट से मदद मांगता है और वो अपनी मैजिक से विल के लिए एक अर्थ गॉन्टलेट बना देती है जिससे विल एक ही झटके में एक गोलम को उड़ा देता है और उनके रास्ता साफ कर देता है। उसकी शक्ति देखकर ऑडियंस चकित रह जाती है और कॉलेट बताती है कि भले ही विल मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन मैजिक गॉन्टलेट का यूज करना नियमों के विरुद्ध नहीं है। सियोन इस दृश्य को देखकर उस सीन को याद करता है जब विल ने उसकी जान बचाई थी और इसी वजह से वो अपने आप से ही घृणा करने लगा है और उसने इसी वजह से अपनी हद से ज्यादा ट्रेनिंग की। लेकिन अभी उसे एहसास होता है कि विल अभी भी उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसी दौरान उनकी टीम सबसे आगे निकल जाती है और वो बैड लैंड जोन में प्रवेश करते हैं जहां बड़े बड़े क्यूब उन पर पत्थर की गोलियों की बारिश कर देते हैं लेकिन विल जमीन पर जोर से मुक्का मारकर एक शील्ड खड़ी कर देता है जो उन सभी हमलों को रोक लेती है। इसके बाद वो फिर से कॉलेट से मदद मांगता है और वो अपनी अर्थ मैजिक से कई सारी तलवारें बना देती हैं जिन्हें विल एक एक करके क्यूब पर फेंकता है और उन्हें तोड़ता चला जाता है लेकिन एक क्यूब बच जाता है पर उसे भी विल आखिर में खुद स्लैश करके समाप्त कर देता है। ये देखकर माइक अनाउंस करता है कि विल की टीम सबसे आगे चल रही है जबकि सियोन के दोस्त इसे सिर्फ कॉलेट के मैजिक का नतीजा बताकर खुद को तसल्ली दे रहे होते हैं नल्ले कहीं के।
लेकिन स्काउट विल की गति और उसकी एफिशिएंसी देखकर प्रभावित हो जाते हैं और एडवर्ड भी मानते हैं कि विल का ज्ञान और उसका अनुभव भी उसे इतनी सही तरीके से मूव करना देता है, जबकि विल की रिफ्लेक्सेस उसे तुरंत प्रहार करने की क्षमता देती है और दूर खड़ी आयरिस उसे जीतने के लिए उत्साहित करती है। इसी बीच दो अन्य टीम भी अपनी योजना के साथ आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान कुछ टीम अपने ट्रैप को हैंडल नहीं कर पाती और तुरंत एलिमिनेट हो जाती हैं। वहीं जूलियस स्टेडियम की तरफ से आने वाली आवाजें सुन लेता है और उसकी टीम उसे बताती है कि विल सरफट की स्क्वाड अभी लीड पर चल रही है, लेकिन जूलियस बिना चिंता किए उन्हें शांत रहने को कहता है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए विल की टीम फाइनल जोन तक पहुंच जाती है, जिसे एन्चांटेड वुड कहा जाता है, और इसे पार करते ही वो स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अचानक वो सभी सर्कल ट्रैप से घिर जाते हैं। विल तुरंत अपनी तलवार से उन ट्रैप को काट देता है और उनकी डायरेक्शन बदल देता है, जिससे वो ट्रैप खुद पर ही हमला करने लगते हैं। माइक ये देखकर एडवर्ड से पूछता है कि उनका इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये ट्रैप आप नहीं लगाए हैं। लेकिन एडवर्ड सिर्फ चिड़चिड़ा सा दिखाई देता है हमें। विल धीरे धीरे स्टेडियम के पास पहुंचने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है जितना वो करीब जाएगा उतना ही किसी और टीम के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए वो एक अलग रास्ता चुनने का फैसला करता है और सबसे आगे बढ़कर जूलियस के लिए स्ट्रैप लगाने निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक उस पर वर्ष से हमला हो जाता है और पता चलता है कि जूलियस पहले से ही वहां मौजूद है। विल हैरान होता है कि वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे आया और क्या वो अकेला है, लेकिन जूलियस तुरंत अपना अगला अटैक शुरू कर देता है और अनेक आइस बीम उसकी तरफ फेंकता है। तभी सियोन बीच में आकर उन बर्फ को पिघलाने लगता है और एक शक्तिशाली स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन सबको चौंकाते हुए वो उस स्पेल को विल पर ही चला देता है। तो कॉलेट मुश्किल से ही सही है, लेकिन टाइम पर एक शील्ड बना देती है और एक भयानक विस्फोट होता है जो पूरे जंगल को हिला डालता है। इसके बाद सियोन जूलियस को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी और विल की लड़ाई में शामिल हो। जबकि कॉलेट और विल दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि उनका अपना टीममेट इतना बचकानी हरकत कर रहा है। सियोन कहता है कि उसने कॉलेट के लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश की, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसने विल को चूज किया। तभी जूलियस एक विशाल आइस बॉल बना देता है जो कॉलेट को अलग कर देती है। विल उसकी चिंता करता है, लेकिन तभी सियोन उस पर हमला कर देता है और उसकी तलवार भी उससे दूर गिर जाती है। विल उसे समझाता है ये लड़ने का समय नहीं है, लेकिन सियोन जिद पर आकर उसे अपनी तलवार उठाने के लिए कहता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पहले एकेडमी के स्टूडेंट अक्सर विल का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसमें मैजिक का कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन सियोन को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए उसने सोचा कि वो विल को अपना अंडरलिंग बना लेगा जिससे कोई उसका मजाक नहीं बना पाए। लेकिन विल ने सियोन की बात और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिस वजह से सियोन को बहुत गुस्सा आया और उस दिन के बाद से ही वो विल से नफरत करने लगा। वर्तमान में लौटकर विल लगातार सियोन के अटैक से बच रहा होता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन सियोन अपना फ्लेम व्हिप चला देता है जो विल के पैर को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। लेकिन विल तुरंत अपनी तलवार से उसे काट देता है और खुद को बचा लेता है। सियोन कहता है कि सिर्फ जंप करके और डॉज करके वो जिंदा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और उसे खुद अटैक करने के लिए प्रवोक करता है। लेकिन विल सियोन को याद दिलाता है कि वो एक ही टीम में है और उसने डोनान और बाकी लोगों से वादा किया है कि वो जूलियस को हराएगा, इसलिए उसे जूलियस से लड़ना जरूरी है। ये सुनकर सियोन भैया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि अगर विल ने वापस हमला नहीं किया तो वो उसे खत्म कर देगा, जिससे विल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब लड़ाई एकमात्र विकल्प रह गया है और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। इसी दौरान ऑडियंस भी इस लड़ाई के बारे में जान जाती है और माइक एडवर्ड से इस स्थिति पर उनका विचार पूछता है। एडवर्ड बताते हैं कि अपनी ही टीम के साथ लड़ना इस इवेंट के नियम के विरुद्ध है और टावर स्काउट इसे उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव मार्क मानेंगे। माइक हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एडवर्ड इस लड़ाई से खुश लग रहा है, जबकि बाकी सभी लोग सियोन की इस बेवकूफी पर बहुत ही ज्यादा निराशा हैं और नाराज लगते हैं। कीकी चकित होकर सब देख रही होती है, जबकि रोस्टी भी परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है। तभी आयरिस भी वहां आ जाती है और वो विल के लिए चीयर करना शुरू कर देती है। रोस्टी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्राउड के फेवरेट को सपोर्ट करेगी, लेकिन आयरिस बताती है कि शुरू में उसे विल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वो उसके प्रति आकर्षित हो गई है और उसे लेकर ऑब्सेस सी हो गई है। जबकि रोस्टी कहता है कि वो तो विल से सबसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो उसका रूममेट भी है। इसी बीच कॉलेट जल्दी से विल और सियोन को रोकने के लिए भागती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जूलियस से हो जाती है जो उसे रोककर कहता है अगर वो ऐसे भागती रही तो उसे अर्थ प्रिंसेस के रूप में योग्य नहीं समझा जाएगा।
ये सुनकर कॉलेट गुस्सा हो जाती है और उसे चुप रहने की चेतावनी देती है, लेकिन जूलियस अपनी आइस मैजिक से हमला कर देता है जिसे वो रोक लेती है, पर असल में वो सिर्फ एक ट्रैप एक्टिवेट कर रहा होता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ऑडियंस ये सब देखकर उलझन में पड़ जाती है और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि जूलियस एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद है, जो इस बात का संकेत देता है कि वो किसी विशेष टेक्निक का उपयोग कर रहा है। इसी दौरान जूलियस अलग अलग स्क्वाड का सामना करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जब वो वीगल के सामने आता है तो वीगल उसे देखकर खुश हो जाता है। तब जूलियस उसे याद दिलाता है कि उसने उसे हराने का वादा किया था, लेकिन तभी वीगल अपनी विंड मैजिक का यूज करता है। पता चलता है कि जूलियस जिससे वो लड़ रहा था वो असल में आइस से बना एक क्लोन था। माइक ये देखकर खुश होता है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे वीगल पर लगाए होते हैं, लेकिन एल्फ फैक्शन की स्काउट फिलिस कहती है कि वीगल बस एवरेज है क्योंकि वो ना तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करता है ना ही कम। वो घर जाना चाहती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसका साथी लैप उसे रोक कर कहता है कि उन्हें लेडी एलेनोर को रिपोर्ट देनी होगी, इसलिए उन्हें यहाँ रुकना ही होगा। दूसरी तरफ विल सैफर्ड सोच रहा होता है कि सियोन से लड़ने के लिए इतना जुनूनी क्यों है। उसे अपना बीता हुआ समय याद आता है जब लोग उसे बुली करते थे और वो खुद को सबसे बड़ा फेलियर मानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि सियोन उसका साथ दे क्योंकि उसे लगता था ये सब स्वार्थी होगा और वो अपने लक्ष्य यानी एल्फारिया से मिलने के सपने से भी भटकना नहीं चाहता था। वर्तमान में सियोन उस पर फिर से हमला करता है और विल वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन अपने मैजिक से एक गार्डियन बुला लेता है जो एक जलता हुआ फैल्कन होता है। वो फैल्कन सीधा विल की तरफ झपटता है, लेकिन विल अपनी तलवार से उसके पंख काट देता है और सीधा सियोन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फैल्कन उसका पीछा करता रहता है। तब विल समझ जाता है कि उसे फैल्कन के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी वो रुकेगा। फैल्कन तुरंत अपना पंख दोबारा बना लेता है और विल पर आग से हमला करता है जिससे वो मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन उसी समय सियोन सामने से हमला कर देता है विल के ऊपर। तो विल अपने गॉन्टलेट की मदद से उसे रोकता है। चारों तरफ से हमले होने के बावजूद वो खुद को संभाल लेता है। ये सब देखकर एडवर्ड प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि सियोन अब एक स्टूडेंट के लेवल से आगे बढ़ चुका है क्योंकि वो हाई लेवल फायर मैजिक के साथ अपना गार्डियन भी यूज कर रहा है। फायर फैक्शन का एक स्काउट भी सियोन की शक्ति को पहचान लेता और कहता है कि भले ही उसकी क्रेडिट पॉइंट टॉप 3 से कम है, लेकिन इस फेस्टिवल ने उसे अलग पहचान दे दी है। वो अपने साथी से कहता है कि लॉर्ड कैरेट को रिपोर्ट भेजे क्योंकि उन्हें एक अनोखा टैलेंट मिल ही गया है। इसी बीच विल सियोन से पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। तब सियोन बताता है कि उसे विल का चेहरा देखकर ही गुस्सा आता है क्योंकि उसका कभी हार न मानने वाला दृढ़ संकल्प उसे चुभता है और सियोन को हमेशा लगा कि उसे इग्नोर किया गया है और विल ने कभी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। यहाँ पर कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहाँ सियोन के मन की असली बातें सामने आती हैं। वो विल से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विल की परिस्थिति क्या है या उसके पास मैजिक है या नहीं, वो बस उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहता है। ये सुनकर विल हैरान रह जाता है और उसे याद आता है कि उसने सियोन को खुद से दूर रहने को इसलिए कहा था क्योंकि वो अपने आप को एक फेलियर मानता है, इसलिए उस वक्त सियोन से उसका दोस्ती करना स्वार्थी होता है, लेकिन अपने दिल के अंदर वो भी चाहता था कि कोई उसे पहचाने और समझे। और अब उसे एहसास होता है कि सियोन ने हमेशा उसे नोटिस किया और इस बात को समझकर वो उसका सामना करने का फैसला कर ही लेता है। आखिरकार सियोन ये देखकर खुश हो जाता है कि विल अब उसकी तरफ देख रहा है और वो तुरंत एक पावरफुल वाइड स्केल मैजिक यूज करने की तैयारी करता है। वो अपने फ्लेमिंग फैल्कन गार्डियन को अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन विल बिना डरे उसका सामना करता है और अपनी तलवार से उस गार्डियन के कोर को ही काट डालता है। इसके बाद वो सीधा सियोन की तरफ दौड़ता है जहां सियोन अपना फाइनल अटैक लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक कॉलेट बीच में आकर एक दीवार खड़ी कर देती है जो दोनों के अटैक को रोक देता है। विल हैरान होकर पूछता है कि जूलियस का क्या हुआ। तब कॉलेट बताती है कि उसने उसे हरा दिया, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। सियोन कॉलेट की हालत देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, जबकि कॉलेट उसी पर इल्जाम लगाते हैं कि कोई लड़ाई उसी ने शुरू की थी। वो विल से कहती है कि वो जूलियस के पीछे जाए क्योंकि सियोन को वो खुद संभाल लेगी, लेकिन विल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद विल अपनी जैकेट कॉलेट को दे देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, जिससे कॉलेट शर्मा जाती है। विल सियोन से कहता है कि वो दोनों किसी और वक्त लड़ेंगे और वो फिर स्टेडियम की तरफ बढ़ जाता है। सियोन उसे वापस आने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन विल रुकता नहीं है। दूसरी तरफ स्टेडियम में सभी दर्शक इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तभी जूलियस की टीम वहां पहुंच जाती है और ऐसा लगता है कि अब उन्हें कोई चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन अचानक से विल आसमान से तेज रफ्तार में आता और सीधा उनके पीछे लैंड करता है और बिना किसी देरी के जूलियस को एक फाइनल फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसी दौरान कहानी हमें टावर के अंदर ले जाती है जहां अल्फारिया खिड़की के पास होती है। तभी उसकी अटेंडेंट सीसा उससे मिलने आती है, लेकिन वो देखते हैं कि अल्फारिया सो रही है।
आल्फारिया उड़कर पूछती है वो क्या चाहती है। तब सीसा उसे स्काउट की रिपोर्ट देती है और कहती है कि उसे जूलियस पर विचार करना चाहिए क्योंकि वो आइस फैक्शन के लिए उसका सक्सेसर बन सकता है। वहीं स्टेडियम में जूलियस विल को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो बिना उसे नीचे दिखाए जीतना नहीं चाहता था, लेकिन विल कहता है कि वो हारने वाला नहीं है। जूलियस तुरंत पूरे एरिया को एक घने मिस्ट से भर देता है तो विल अपने सेंसेस का यूज करके उसके आइस मैजिक को महसूस करता है और तब विल को एहसास होता है कि जूलियस और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया है। और तभी अचानक विल के पीछे से उस पर अटैक होता है, लेकिन विल सभी अटैक को आसानी से ही सही पर डॉज कर लेता है। फिर वो मिस्ट के अंदर तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है और जूलियस को दूर ही लेता है, लेकिन तभी उस पर एक फोर्थ आइस पैल से हमला होता है जिससे विल हैरान हो जाता है कि ये अटैक कहाँ से आया। तब जूलियस बताता है कि वो लोग अपनी जगह से हिले तक नहीं। तब विल को समझ आता है कि इतने समय से जिन लोगों से वो लड़ रहा है वो सब जूलियस के क्लोन है। फिर जूलियस उनमें से एक क्लोन को ब्लास्ट करता है जिससे विल जम जाता है और विनर ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये क्लोनिंग स्पेल आल्फारिया के 12th ओरिजिनल स्पेल में से एक है। आल्फारिया के क्लोनिंग स्पेल को देख के विल भी सोचता है कि जूलियस इसे कैसे यूज कर रहा है। तो जूलियस कहता है कि वो अलग और इंटेलिजेंट है इसलिए वैसा कर पा रहा है और वो इतने घमंड में आ जाता है कि अपने आप को माजिया वेंडर के लेवल का बताने लगता है और घोषणा करता है कि एक दिन वो आल्फारिया से सब कुछ छीन लेगा और खुद आइस फ्रैक्शन का माजिया वेंडर बनेगा। पर इन बातों को सुनकर विल गुस्से में आ जाता है क्योंकि जूलियस ने विल की होने वाली वाइफ की इंसल्ट की होती है, इसलिए विल अपने आप को जूलियस के आइस मैजिक से आजाद कर लेता है, लेकिन तुरंत ही चारों तरफ से क्लोन उस पर हमला कर देते हैं। फिर जूलियस एक और स्पेल यूज करता है जिससे सारे क्लोन एक साथ आकर एक बैरियर बना देते हैं जो विल को बंद कर देता है। फिर वो एक विशाल आइस क्रैटर बनाकर उसकी मदद से विल को कुचलने की कोशिश करता है। तो एडवर्ड ये देखकर प्रभावित होते हैं क्योंकि जूलियस ने बिना हिले ही जीत हासिल कर ली होती है। विल को कुचलने के बाद जूलियस स्काउट्स को पुकार कर कहता है कि उसने आल्फारिया के मैजिक को परफेक्टली मास्टर कर लिया है, इसलिए वो उसका सक्सेसर बनेगा फ्यूचर में। लेकिन तभी क्रैटर की बर्फ में दरारें पड़ने लगती है और विल उसमें से सही सलामत बाहर निकल आता है और आते साथ ही जूलियस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जब जूलियस ने आल्फारिया का नाम लिया था और उसकी इंसल्ट की थी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन जूलियस के आइस मैजिक से उसने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया। पर अपने अटैक को फेल होता देख जूलियस उससे और नीचे दिखाने के लिए फिर से अटैक करता है, लेकिन विल उसे डॉज कर लेता है और तुरंत उसके दोनों साथियों को हरा देता है। फिर विल उससे कहता है कि जूलियस ने अभी तक आल्फारिया के स्पेल को परफेक्टली मास्टर नहीं किया और विल के इतना कहने के बाद ही जूलियस के क्लोन टूटने लगते हैं और सच्चाई सभी के सामने आ जाती है कि विल सच कह रहा था। और यहाँ पर असली सच्चाई सामने आती है कि जूलियस अपने दोस्तों की मदद से क्लोन को कंट्रोल कर रहा था। तब विल उससे कहता है कि वो अभी आल्फारिया के लेवल के आसपास भी नहीं है। इसी दौरान हम देखते हैं कि आल्फारिया भी उसे ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि उसे कोई सक्सेसर नहीं चाहिए बल्कि उसे एक ऐसा तलवार चाहिए जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहे। जूलियस फिर से कई सारे क्लोन बनाकर विल को घेर लेता है, लेकिन विल उनके अटैक को आसानी से पढ़ लेता है। जूलियस जानता है कि वो अभी 4 क्लोन को ही सही से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो सोचता है कि ये सब डेकोय के तरह काम करेंगे क्योंकि उसके जैसे ही वो सारे क्लोन दिखते हैं। तभी विल सीधा उसकी असली बॉडी पर अटैक कर देता है तो जूलियस तुरंत एक आइस वॉल बना के अपने आप को बचाता है, पर ऐसा करने के बाद भी उसे पीछे धकेल दिया जाता है। ये सब देख के जूलियस हैरान रह जाता है और पूछता है कि विल को कैसे पता चला कि कौन सा असली जूलियस है और कौन सा क्लोन। तब विल भाई बताते हैं कि क्लोन का बॉडी टेम्परेचर अलग होता है और जब उन्हें सही से कंट्रोल नहीं किया जाता तो उनके पैरों से आइस स्लिप होने लगती है। जूलियस ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि बिना मैजिक टैलेंट के भी विल को इतनी नॉलेज कैसे है। तब विल बताते हैं कि वो बचपन से आर्या के साथ ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और उसने हमेशा आल्फारिया के मैजिक को अच्छे से ऑब्जर्व और स्टडी किया है, लेकिन वो कभी आल्फारिया के मैजिक तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं था। और टावर से आल्फारिया ये सब देखकर सोचते हैं कि विल की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। फिर विल जूलियस से कहता है कि उसे आल्फारिया के मैजिक के बारे में सब कुछ पता है। वो ये भी बताता है कि आल्फारिया ने ये स्पेल सिर्फ 2 साल की उम्र में बना लिया था। ये सुनकर जूलियस के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है और उसके होश भी उड़ जाते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है और अब जाके उसे एहसास होता है कि वो एक बच्चे के लेवल पर खड़ा है ना कि टॉप पर, लेकिन फिर भी वो हार मानने से इनकार कर देता है। ढीठ है ना वो, इसलिए वो फिर से पहले से ज्यादा क्लोन बनाता है और सिर्फ पावर के दम पर जीतने का फैसला करता है। तब विल शांत रहकर कहता है कि मुझे बचपन में आल्फारिया के अभी से ज्यादा क्लोन तंग करते थे
पर तब भी जूलियस अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, लेकिन विल उसे डॉज कर लेता है और एक क्लोन को सीधा छेद देता है, जिससे जूलियस भाई डर जाते और भागने लगते हैं। साथ ही अपने क्लोन को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन विल हर अटैक को रोकता है और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। आखिर में वो अपनी तलवार फेंक कर लास्ट क्लोन को भी तोड़ देता है और सीधा जूलियस पर फाइनल ब्लो मार देता है। पूरी ऑडियंस ये देखकर हैरान रह जाती है कि विल ने जूलियस को हरा दिया। तभी कॉलेट और सियोन भी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि वहां वीगल मौके का फायदा उठाकर क्राउन ले चुका होता है और माइक खुशी से झूम उठता है क्योंकि उसने वीगल के जीतने पर बेट लगाई होती है और इसी तरह इवेंट का अंत होता है। दूसरी तरफ अल्फारिया सीसा से पूछती है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जो समय को वापस ले जा सके। फिर वो बताती है कि वो विल को अपने क्लोन से परेशान नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ उसके साथ खेलना चाहती थी। सियोन अब भी यकीन नहीं कर पाता कि विल ने जूलियस को हरा दिया, लेकिन वो कसम खाता है कि एक दिन वो खुद उसे हराएगा और ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। अंत में विल कॉलेट से माफी मांगता है क्योंकि वो क्राउन नहीं ले पाया, लेकिन कॉलेट बस इस बात से खुश होती है कि वो ठीक है और विल भी खुश होता है क्योंकि उसने अपना वादा निभा दिया और डोनान और बाकी डॉर्फ के लिए जूलियस को हरा ही डाला। इसके बाद हम देखते हैं कि विल अपने दोस्तों के साथ और डॉर्फ के साथ बैठकर अपनी जीत का जश्न बना रहा होता है, जहां सब लोग उससे पूछते हैं क्या उसे टावर से स्काउट किया गया, लेकिन कॉलेट बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ना तो उन्होंने इवेंट जीता और ना ही उन्हें सिलेक्ट किया गया, और उसका दोस्त सियोन पर डाल देती है। वहीं रोस्टी विल से सियोन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन उसने मना कर दिया। डोनान कहता है कि कोई बात नहीं है विल, क्योंकि विल तुमने लड़ाई जीत ली है, इसलिए डॉर्फ को सही मायने पे अपॉलॉजी मिल गई है। इसी दौरान हम जूलियस को देखते हैं जो बर्तन धो रहा होता है और जीना उससे कहते हैं कि स्टाफ कम है इसलिए वो तेजी से काम करे क्योंकि उसे कस्टमर को भी सर्व करना है इस काम के बाद। जूलियस समझ जाता है कि विल से हारने के बाद उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से नल्ली और खराब हो गई है और वो तुरंत अपने काम पर लग जाता है। ये जानकर ये सब देखकर कॉलेट कहती है कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। वाइनर को लगता है कि एकेडमी वापस जाने के बाद विल के लिए सब कुछ आसान नहीं होगा क्योंकि अब सब लोग उसकी असली ताकत देख चुके हैं, लेकिन कॉलेट सोचते हैं कि अब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे। पर वाइनर समझाता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है मेरी बेटी। अगले दिन एकेडमी में सब स्टूडेंट एक नए इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस कहा जाता है, जहां उन्हें पूरे एक हफ्ते तक डंजन में सरवाइव करना होता है और इसके लिए उन्हें पार्टीज बनानी पड़ती है, इसलिए हर कोई स्ट्रॉन्ग टीममेट ढूंढ रहा है। इसी बीच विल एकेडमी में घूम रहा होता है, तभी दो स्टूडेंट उसके पास आकर उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर धीरे धीरे और भी स्टूडेंट उसके पास जमा हो जाते हैं और सब उसके साथ डंजन एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे उनके बीच झगड़ा होने लगता है कि विल मेरे साथ आएगा नहीं तुम्हारे साथ। कॉलेट ये देखकर समझ जाती है कि सब विल की पावर की वजह से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्हें रोककर कहती है कि तुम सभी लोगों को शर्म नहीं आती क्योंकि पहले तुम ही लोग विल को बुली करते थे। और वो सोचते कि शायद विल गुस्सा होगा, लेकिन विल भैया कहते हैं कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि अब बाकी लोगों से दोस्त बनाना चाहते हैं। तभी एक लड़की उसे अपनी पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन कॉलेट उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसके साथ शाम को शॉपिंग करने जा रहा है, जिससे अनजाने में ये एक डेट जैसा लगने लगता है और उसकी रूममेट रोज उसे क्यूट कपड़े पहनने की सलाह देती है। दूसरी तरफ विल अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है, जहां रोस्टी उससे पूछता है कि विल तुम क्या करने वाले हो कल। तो विल बताता है मैं कॉलेट के साथ शॉपिंग पर जाने वाला हूँ क्योंकि उन्हें ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आइटम खरीदने हैं। अगले दिन कॉलेट प्लाजा में उसका इंतजार कर रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये सच में एक डेट है। तभी विल वहां आता और कहता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और उसकी वजह से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है, जिससे कॉलेट शर्मा जाती है। लेकिन तभी रोस्टी भी वहां आ जाता है और खुद को विल का रूममेट बताकर इंट्रोड्यूस करता है और कॉलेट से कहता है मैं भी तुम दोनों के साथ शॉपिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर कॉलेट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, तो विल समझाता है कि रोस्टी भी उनके साथ शॉपिंग करने आना चाहता है। फिर रोस्टी तुरंत विल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो हम चलते हैं। ये देखकर कॉलेट और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनके रिश्ते के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि रोस्टी विल के बहुत ज्यादा करीब आ गया है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी डेट अब खराब हो चुकी है रोस्टी की वजह से। बाद में जब वो वापस आते हैं तो विल नोटिस करता है कि कॉलेट उदास लग रही है और उससे पूछता है क्या बात है। तो वो रोस्टी के बारे में सवाल करती है और कहती है कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा अजीब लगता है और पूछती है कि क्या वो लड़का ही है। विल बताता है कि रोस्टी लड़का ही है लेकिन थोड़ा अलग नेचर का है। रोस्टी उन्हें ड्रिंक लाकर देता है और विल के पास बैठ जाता है और कहता है कि विल हम दोनों एक ही ड्रिंक से ड्रिंक पियेंगे। तो कॉलेट उसे अपना ड्रिंक ऑफर करती है।
लेकिन वो उसे घूरता है और फिर विल से कहता है कि वो अपनी शॉट मेंटेन करवाने चला जाए। कॉलेट समझाती है कि डॉर्फ अपने फॉर्ज पर मेज को पसंद नहीं करते, इसलिए उसका अकेला जाना बेहतर होगा। जब विल वहां से चला जाता है तो कॉलेट रोस्टी से पूछते है क्या वो विल को पसंद करता है, तो वो कहता है कि वो उससे जब से ज्यादा प्यार करता है और वो बताता है कि कॉलेट विल को सिर्फ हक करती है, लेकिन वो तो हर रात विल के साथ बात लेता है और उसे इमेजिन करने को कहता है कि वो लोग वहाँ क्या क्या करते होंगे। दूसरी तरफ विल सोचता है कि रोस्टी और कॉलेट दोनों अजीब बिहेव कर रहे हो, शायद उनकी आपस में नहीं बनती। तभी लिहाना उसे बुलाती है, जिसे वो मिस परफेक्ट के नाम से जानता है क्योंकि उसे तीनों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्रेडिट मिले हैं। लिहाना विल को अपने साथ एक रूम पे ले जाती है, गंदा नहीं सोचो गंदे लोग, क्योंकि वहां पर बाकी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं। वहां लिहाना बताते हैं कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिकल का समय आ गया है और वो सबके साथ मिलकर एक पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन सियोन और जूलियस इस बात के खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें विल पसंद नहीं है। विल हैरान होता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है, जबकि सब जानते हैं कि सब उससे नफरत करते हैं। लेकिन तब उसे एहसास होता है कि लियाना के पास इस सब के पीछे कोई खास वजह जरूर होगी। सियोन विल को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वीगल अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके पूरा माहौल बदल देता है और एक फैंटेसी जैसा दृश्य बना देता है। वो कहता है कि मेजेस जंगली नहीं होते, जिससे सियोन विल को छोड़ देता है। विल समझ जाता है कि ये इल्यूजन सिर्फ एल्फ यूज कर सकते हैं और वीगल सबको लिहाना की बात सुनने को कहता है अच्छे से। लिहाना सभी को बताती है कि वो सबके साथ मिलकर एक पार्टी बनाना चाहती है क्योंकि वो सब स्कूल के सबसे बेहतरीन मेज हैं। वो कहते हैं कि फेस्टिवल में सबसे ज्यादा विल ही अलग नजर आया है और लिहाना के हिसाब से विल के पास कुछ ऐसा है जो हम सभी के पास नहीं है, जो डंजन में उनके काम आ सकता है। लेकिन विल जूलियस से कहता है कि वो उन्हें स्लो कर देगा क्योंकि वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। सियोन भी उसे पार्टी में नहीं चाहता। तब वीगल उन्हें याद दिलाता है कि वो दोनों से हार चुके हैं, इसलिए उन्हें विल को नीचे दिखाने का कोई हक नहीं है। इस पर जूलियस कहता है कि लिहाना के पास वीगल से ज्यादा क्रेडिट है और वीगल भी मानता है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन वो कहता है कि इसी वजह से वो लिहाना की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि मैं तुम दोनों जैसा नल्ला नहीं हूँ। इसके बाद लिहाना बताती है कि वो उन सबको यूज करके टावर के टॉप स्टूडेंट के रूप में ऊपर बढ़ना चाहती है क्योंकि वो फेम और हॉनर पाना चाहती है। विल पूछता है क्या उसे स्काउट नहीं किया गया, तो वो बताती है थंडर फैक्शन ने उसे कांटेक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो टावर खुद से चढ़ना चाहती है। वो समझाती है कि उसके परिवार के सब लोग छोटी उम्र में मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी मौत से पहले कुछ बड़ा हासिल करना चाहती है और अपने परिवार को गर्व महसूस करवाना चाहती है। आगे वो कहती है कि वो माजिया बेंडर बनना चाहती है और हर किसी के पास अपने एम्बिशन होते हैं, इसलिए वो सबको कहती है कि अगर उससे उनका प्लान सही लगता है तो अपना कॉइन इस गिलास में डाल दें। वीगल तुरंत एग्री कर लेता है और सोचता है कि उनकी ये पार्टी बेस्ट रिजल्ट ला सकती है। जूलियस भी ज्यादा क्रेडिट के लिए मान जाता है। सियोन बिना कुछ कहे अपना कॉइन डाल देता है और विल कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उनके साथ जुड़ने का फैसला कर ही लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोस्टी और कॉलेट विल को ढूंढ रहे होते हैं और जब वो उसे देखते हैं तो पूछते हैं कि वो फौज में क्यों नहीं आया, तो विल सीधा निकल जाता और बताता है कि वो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए लिहाना की पार्टी ज्वाइन कर रहा है। अगले दिन वाइना सभी को बताता है कि इवेंट 10 दिन बाद शुरू होगा और 7 से 10th फ्लोर सभी अनलॉक होकर दिए जाएंगे स्टूडेंट के लिए, जहां वो हाई क्रेडिट मॉन्स्टर का शिकार कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ये एक लौता मौका है जहां एक बार में 1000 से ज्यादा क्रेडिट मिल सकते हैं स्टूडेंट को और सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट फ्लोर कीपर को हराकर मिलते हैं, मतलब फ्लोर बॉस। लेकिन एडवर्ड सबको चेतावनी देते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट है क्योंकि पिछले साल 4 स्टूडेंट मॉन्स्टर द्वारा मारे गए हैं, इसलिए सबको अपनी लिमिट समझनी होगी और रैकलेसनेस नहीं होना चाहिए उन लोगों को। इसके बाद सब लोग 6th फ्लोर के बेस पर इकट्ठा होते हैं जहां लिहाना पूछती कि कॉलेट ने उनकी पार्टी ज्वाइन क्यों की, तो वो कहती है कि वो सिर्फ विल के साथ रहना चाहती है। रोस्टी कहता है कि वो उनके साथ नहीं आ सकता, लेकिन विल उसे धन्यवाद कहता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए नए मैजिक आइटम बनाए हैं। और इसी तरह इवेंट शुरू होने वाला होता है और एडवर्ड सबको बताते हैं कि उन्हें 1 हफ्ते तक डंजन में सरवाइव करना होगा और हर फ्लोर पर एक बेस कैंप होंगे जो मैप में मार्क हैं और इसी के साथ सब लोग डंजन के अंदर और गहरा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच हमें एक रहस्यमयी आदमी दिखाया जाता है जो डंजन में किसी चीज की तलाश कर रहा होता है और उसका साथी एक आदमी को मार देता है, जिससे वो समझ जाता है कि इवेंट शुरू हो चुका है और अब उन्हें अपने मिशन के लिए सबको मारना ही होगा। प्रैक्टिस इवेंट शुरू होता है जहां वीगल अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सबको एक क्लिफ से नीचे धकेल देता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही वो उनकी स्पीड कम कर देता है और जैसे ही वो लैंड करते हैं तुरंत उन पर क्रिम्सन एंड का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। विल सोचता है कि उसे पार्टी का शील्ड बनना होगा क्योंकि मेजेस क्लोज कॉम्बैट में कमजोर होते हैं,
लेकिन वीगल उससे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिहाना के परिवार का मैजिक क्लोज कॉम्बैट में ही माहिर है। और लिहाना कहती है कि उन्हें जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि वो दूसरी पार्टी से क्रेडिट के लिए कम्पीट ना करे। इसके बाद हमें एक क्लास का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ वाइनर विल को डंजन का सबसे महत्वपूर्ण स्पेल समझा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ये सर्च स्पेल है जो दुश्मन को डिटेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन विल के पास मैजिक ही नहीं है तो वो स्पेल का यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे डंजन में मॉन्स्टर को अपने सेंसेस की मदद से ही ढूंढना होगा। वापस प्रेजेंट में विल लड़ने में संघर्ष करता दिखता है क्योंकि बाकी सब लोग मॉन्स्टर को उससे पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। और जूलियस विल से कहता है कि वो उनके रास्ते में आ रहा है। हालांकि विल एक एंड को मार देता है लेकिन वीगल एक ही स्पेल से बाकी सभी को खत्म कर देता है। और वो लिहाना के फैसले पर सवाल उठाता है कि उसने विल को क्यों लाया, क्योंकि वो उनके काम आने के बजाय एक बोझ ही बन रहा है। लिहाना कहती है कि जब वो मुश्किल मॉन्स्टर तक पहुंचेंगे तब विल हमारे ज्यादा काम आएगा। इसी दौरान जूलियस अपने बॉन्ड से मैजिकल ट्रेस एब्जॉर्ब करता है जो किल का रिकॉर्ड होता है और इसी से उन्हें क्रेडिट मिलते हैं, लेकिन विल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है। इसलिए उसे प्रूव के लिए मॉन्स्टर ड्रॉप इकट्ठा करने पड़ते हैं जिससे दूसरे लोगों से नीचे समझने लगते हैं। कॉलेट विल से पूछती है कि क्या वो ठीक है तो विल पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है अच्छी तरीके से। और इसी तरह ग्रुप लगातार मॉन्स्टर को मारता रहता है और विल महसूस करता है कि वो कुछ खास नहीं कर पा रहा, जिस वजह से उसे अपने आप पर बेकार होने का एहसास होने लगता है। कुछ समय बाद लियाना कहती है कि एक दिन बीत चुका है इसलिए अब उन्हें आराम करना चाहिए। वीगल अपने इल्यूजन मैजिक से उनके आसपास आग जलाकर सुरक्षा बना देता है ताकि मॉन्स्टर पास ना आए। और विल सबको खाना देता है लेकिन वीगल उससे कहता है वो खाने को जमीन पर रख दे क्योंकि एल्फ सिर्फ उन लोगों को अपने आप को छूने देते हैं जिनको वो योग्य समझते हैं और अब तक उसने सिर्फ लियाना को ही योग्य माना है। कोलैट को ये व्यवहार थोड़ा रूड लगता है लेकिन विल उसकी परंपरा का सम्मान करता है आराम से। अंत में लियाना सबको उनका लक्ष्य याद दिलाती है जो कि 10th फ्लोर के बॉस नास को हराना है, जिससे अकेले ही उन्हें 110 क्रेडिट पॉइंट मिल सकते हैं। और वो कहती है कि वो टावर को दिखाना चाहती है कि वो सब क्या कर सकते हैं। फिर लिहाना सबको बताती है कि उन्हें अपना माना बचाकर रखना होगा और सबको छोटे रास्ते से बॉस तक पहुंचना होगा। इसी दौरान हम पहले वाले रहस्यमय डुओ को देखते हैं जो रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर और उन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब ग्रुप 10th फ्लोर की तरफ बढ़ता है। तब जूलियस नोटिस करता है कि सारे मॉन्स्टर पहले ही मारे जा चुके हैं। तब वीगल कहता है कि उसने आगे कोई पार्टी को महसूस नहीं किया इसलिए आगे कोई पार्टी नहीं हो सकती। तो इन मॉन्स्टर को इतनी बेरहमी से किसने मारा था? विल देखता है कि मॉन्स्टर को मैजिक से नहीं बल्कि सीधे ब्रूट फोर्स से मारा गया है। पर तभी वो सब बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं लेकिन वहां जाकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि बॉस भी पहले ही मर चुका होता है। ये देख के सब अपना सर्च स्पेल यूज करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बॉस अभी ही कुछ देर पहले मारा गया है। फिर हमें बताया जाता है कि सर्च स्पेल बहुत जरूरी होती है लेकिन ट्रैप को डिटेक्ट करने में कमजोर पड़ सकती है और मेजेस हाइड जैसे स्पेल का यूज करके सर्च स्पेल को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। लेकिन विल अपने सेंसेस पर भरोसा करता है और वो ऊपर एक क्रिएचर को महसूस कर लेता है। पर तभी अचानक वो क्रिएचर उस पर एनर्जी ब्लास्ट छोड़ देता है जिससे वो दूर जा गिरता है और फिर वो मॉन्स्टर वीगल के पीछे आकर उसे तुरंत गिरा देता है। बाकी सब रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन मॉन्स्टर जमीन तोड़ देता है जिससे सब नीचे गिर जाते हैं और पूरा डंजन हिलने लगता है। पर किसी तरह वीगल तक विल पहुंच ही जाता है लेकिन वो देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं विल जल्दी ही समझ जाता है कि वो 11th फ्लोर पर आ गए हैं और हमें बताया जाता है कि ये फ्लोर एकेडमी के कंट्रोल से बाहर है और इसे डेंजर जोन माना जाता है जहां सिर्फ टावर के मेजर्स ही जिंदा रह सकते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं। लिहाना कहती है कि वो एक बहुत बड़े नाइटमेयर में आ गए हैं जहां मॉन्स्टर की शक्ति बिल्कुल अलग लेवल की होती है, इसलिए उन्हें जल्दी से बाकी सभी को ढूंढना होगा वरना सब मर सकते हैं। इसके बाद हम वीगल को एक सपने में देखते हैं जहां दूसरे एल्फ उसे कमजोर कहकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और एल्फ क्वीन उसे निकाल देती है। तभी वो होश में आ जाता है और तब तक विल एक बड़े सरपेंट को हरा चुका होता है। लेकिन जब वो वीगल की मदद करने जाता है तो वीगल उसका हाथ झटक देता है क्योंकि वो किसी को भी अपने आप को छूने नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी बिल उसकी मदद करने पर जिद करता है चाहे बाद में वीगल उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। लेकिन तब भी वीगल अपनी चोट पर खुद ही बैंडेज लगाता है और विल अपना सप्लाई चेक करने लगता है जिससे पता चलता है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक जिंदा रहने का सामान है। वो कहता है कि उन्हें बाकी लोगों को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। तो वीगल कहता है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें वहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। लेकिन विल कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर के उस खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर लगता नहीं है कि मदद सही समय पर मिलेगी उन्हें। इसी बीच 8th फ्लोर पर सब लोग घबरा रहे होते हैं और वाइनर एक दूसरे प्रोफेसर एलिजा से कांटेक्ट करता है। तब वो बताती है कि वहां एक स्टैम्पीड शुरू हो गया और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है।
और कैंप मॉन्स्टर के द्वारा तबाह कर दिया जाता है। इसके बाद वाइनर एलिजा से दूसरे प्रोफेसर के बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि बाकी सभी टीचर की लाशें मिली हैं और उनके सर अलग कर दिए जा चुके हैं और उसे नीचे के फ्लोर से भी कोई खबर नहीं मिल रही। ये सब सुनकर वाइनर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा और गलत हो रहा है। तभी एडवर्ड भागते हुए उनके पास आते हैं और बताते हैं कि प्रैक्टिस इवेंट कैंसिल कर दिया गया है और अब उन्हें स्टूडेंट को बचाना होगा किसी भी हालत में। दूसरी तरफ विल और वीगल आसपास देख रहे होते हैं। तब वीगल अपना सर्च स्पेल यूज करता है, लेकिन विल उसे रोक देता है और कहता है कि उसे अपना माना बचाना चाहिए। लेकिन वीगल डर गया होता है कि कहीं फिर से उन पर हमला ना हो जाए। तो विल उसे समझाता है कि सर्च स्पेल एक डिस्टेंस पर ही काम करता है, इसलिए बार बार उसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है और वो उससे कहता है कि मॉन्स्टर डिटेक्शन पर वो उस पर भरोसा करे। वीगल सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी विल इतना शांत कैसे रह सकता है। तब विल बताता है कि टावर तक पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम का ही एक रास्ता था, इसलिए उसने अपना सारा समय और मेहनत इसके बारे में सीखने में लगा दी और वो भी मॉन्स्टर को मारते हुए। तभी कीकी उन्हें मॉन्स्टर के बारे में अलर्ट करती है, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। तो विल सामने के दो मॉन्स्टर पर सीधा हमला करता है और वीगल पीछे वालों को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वो विल की ताकत देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि वो विल के सामने कुछ भी नहीं है। तभी पीछे वाला एक बड़ा सा पिग वाला मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और वीगल समझ जाता है कि वो टाइम पर काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने फायर इल्यूजन से वक्त खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इल्यूजन काम नहीं कर पाता और वो मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है। पर तभी विल सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और बताता है कि ये पिग आंखों से नहीं बल्कि स्मेल से देखते हैं, इसलिए इल्यूजन उन पर काम नहीं करते। ये सुनकर वीगल खुद को एक डिस्ग्रेस समझने लगता है। तो विल उसे हिम्मत देने की कोशिश करता और कहता है कि वो टैलेंटेड है, लेकिन वीगल सच बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसे हमेशा एक फेलियर माना गया है। वीगल बताता है कि बाकी सभी एल पहले ही टावर तक पहुंच चुके हैं और वो अकेला ही है जो 6 साल बाद भी अकेडमी में अटका हुआ है, क्योंकि उसमें टैलेंट की कमी है। वो कहता है कि एल्फ उसे एक डिस्ग्रेस मानते हैं। वो आगे बताता है कि इल्यूजन मैजिक का असली रूप फिजिकल होना चाहिए, लेकिन उसके इल्यूजन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले उसे कभी मास्टर नहीं कर पाया। तब विल उसे याद दिलाता है कि वो फिर भी टॉप स्टूडेंट में से एक है, लेकिन वीगल कहता है कि वो सिर्फ अकेडमी के हिसाब से टॉप स्टूडेंट है, पर असल में वो सब दूसरे में जिससे नीचे है और जो स्टूडेंट अभी भी अकेडमी में है वो बस लेफ्ट ओवर है जो टैलेंटेड नहीं है। इसके बाद सीन लिहाना की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो कॉलेट को समझाती है कि असली जीनियस को ग्रेजुएशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि या तो वो नए स्पेल इन्वेंट करके या फेस्टिवल में स्काउट होकर सीधा आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए लिहाना अपने आप को टैलेंटेड नहीं मानती बल्कि कमजोर समझती है, जो एक लेफ्ट ओवर है। तो कॉलेट उसे याद दिलाते हैं कि अकेडमी में सब उसे मिस परफेक्ट कहते हैं, लेकिन लिहाना कहती है कि वो सिर्फ एक छोटे तालाब की बड़ी मछली है। वो बताती है कि उसने एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को माजिया वेंडर अपनी आंखों से बनते हुए देखा है और वो उसके आसपास भी नहीं है। कॉलेट समझ जाती है कि वो आल्फारिया की बात कर रही है। फिर वो लिहाना को बताती है कि वो एक ऐसे लड़के को जानती है जिसमें मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी रोज मेहनत करता है और लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद रुकता नहीं है। वो ये भी कहती है अगर लिहाना की इन बातों को वो सुन लेगा तो हंस पड़ेगा कि मैजिक होते हुए भी वो अपने आप को कमजोर मानती है। इसके बाद हम वापस वीगल के पास आते हैं, जहां वो विल को अपनी फॉस्टर सिस्टर एलेनोर के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो दोनों सांस बड़े हुए थे और उसने ही उसे स्पेल सिखाए थे, लेकिन जल्दी उसे समझ आ गया उसकी बहन का मैजिक उससे कई ज्यादा गुना पावरफुल है, क्योंकि वो एक हाई एल्फ थी। और जब सब लोग उसके टैलेंट को पहचान गए तो वो उसे अपने साथ ले गए, जहां वो माजिया बेंडर बन गई, जबकि वीगल ने और मेहनत की ताकि वो उसके साथ खड़ा हो सके, लेकिन वो आज भी उसके पास नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो खुद को बेकार समझता है। विल को महसूस होता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन वीगल समझता है कि विल उसे तसल्ली दे रहा है, इसलिए वो विल से कहता है कि मुझे यहाँ छोड़कर तुम चले जाओ। लेकिन विल उससे कहता है कि वो एक शानदार एल्फ है और वो उसे तब तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। और इसी तरह दोनों मिलकर मॉन्स्टर के एक ग्रोह से लड़ते हैं, जहां वीगल बताता है कि हर मॉन्स्टर 5 से ज्यादा क्रेडिट का है, लेकिन विल उन्हें आसानी से काट देता है, जिससे वीगल हैरान हो जाता है कि विल इतनी आसानी से कैसे जीत रहा है। विल उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं और वीगल सोचता है कि विल उससे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब विल कहता है क्योंकि वो एक अच्छा एल्फ है। तब कीकी उन्हें अलर्ट करती है। विल कहता है कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए वीगल अपना सर्च स्पेल यूज करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। विल समझ जाता है कि मॉन्स्टर स्पॉन होने वाले हैं और तभी अचानक एक क्रिएचर सामने आता है जो पूरे रूम को पानी से भर देता है और फिर फायर स्प्रिट छोड़ता है। विल समझ जाता है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए वो उसे अपने ग्रेनेड से डिस्ट्रॉय कर देता है।
वीगल उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो विल बताता है कि उन्हें बालकार कहते हैं और उन पर फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता क्योंकि उनमें हाई मैजिक रेजिस्टेंस होती है और उन्हें हराने का एक ही तरीका है एल्डन इल्यूजन मैजिक का यूज करना, इसलिए उसे वीगल की मदद चाहिए होती है। लेकिन वीगल कहता है कि वो उसकी मदद तो कर नहीं सकता क्योंकि उसका इल्यूजन मैजिक परफेक्ट नहीं है और वो रोने लगता है सोचते हुए कि अगर उसने विल की मदद करने की कोशिश भी की तब भी वो फिर से फेल हो जाएगा। तब विल उससे कहता है कि फेल होना गलत नहीं है क्योंकि वो जीनियस नहीं है और बिना फेल हुए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वीगल डरता है कि अगर वो फेल हो गया तो विल मर जाएगा, लेकिन विल उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक होगा और वो हार ना माने। प्रैक्टिस इवेंट के दौरान हम देखते हैं कि विल एल्फारिया का नाम लेते हुए खुद को संभालता है क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा है और वही उसे आगे बढ़ने की वजह देती है। तब मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन विल वीगल को बचाते हुए सीधा उसकी तरफ चार्ज करता है और एक मॉन्स्टर की टांग काट देता है, लेकिन वो तुरंत रीजनरेट हो जाती है, जिसे देखकर वीगल समझ जाता है कि फिजिकल अटैक काफी नहीं है इस मॉन्स्टर के ऊपर। इसलिए वीगल तुरंत अपना मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इल्यूजन का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इसलिए वो मॉन्स्टर पर असर नहीं करता, जिससे वीगल घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसकी वजह से विल मर जाएगा। और तभी मॉन्स्टर आग से हमला करता है, लेकिन कीकी विल को बचा लेती है और विल उससे कहता है कि हार मत मानो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है वीगल। ये सुनकर वीगल को अपना पास्ट याद आता है जब सब एल्फ उसे फेलियर कहते थे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि विल उस पर पूरा भरोसा करता है और वो अपने सपने को नहीं छोड़ सकता जिसमें वो एलेनोर के साथ रहना चाहता है। इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो दोबारा मैजिक यूज करता है और इस बार वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा एरिया पेड़ों से भर जाता है। विल ये देखकर खुश होता है, लेकिन फिर देखता है कि वीगल उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ है और माफी मांग रहा है क्योंकि उसने उसे पहले नीचे दिखाया था, पर अब वो उसका पूरा सम्मान करता है। एक वॉरियर के रूप में विल भी मानता है कि वो वीगल की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है स्ट्रांग बनने के लिए। इसके बाद विल रोस्टी के दिए हुए मैप का यूज करता है जिससे वीगल समझ जाता है कि वो दोनों बिना वजह नहीं घूम रहे थे इतने टाइम से और कीकी अपने कंपेनियन की सेंट याद करती है और विल को उन तक पहुंचाने में मदद करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियस और सियोन साथ में है जहां जूलियस पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो सियोन कहता है कि तुम अपना आइस मैजिक यूज करो और पानी पी लो, लेकिन जूलियस मना करता है क्योंकि उन्हें अपना मैजिक बचाना है और इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है जिससे जूलियस को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि आग और पानी का भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तभी सियोन अचानक महसूस करता है कि एनिमीज पास आ रहे हैं और वो जूलियस को बताता है कि डीमन सच स्पेल से बच सकते हैं। कुछ ही देर में कई इवल सेंटिनल सामने आ जाते हैं। जूलियस हैरान होता है, लेकिन सियोन बिना डरे अपना फीनिक्स समन करता है और सबको जला देता है क्योंकि पिछली बार वो इन लोगों से डर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि 7th फ्लोर के कैंप पे भी अटैक हो रहा है जहां स्टूडेंट भाग रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट गिर जाता है, लेकिन एडवर्ड अपनी चेन से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सबको 6th फ्लोर पर इवैक्यूएट करने को कहता है। तभी वाइनर वहां अपने पैड पर आता है और एडवर्ड को अपने साथ ले जा लेता है। वाइनर बताता है कि बाकी सब स्टूडेंट को निकाल दिया गया है, लेकिन सिर्फ लियाना की पार्टी ही 8वें फ्लोर से आगे बढ़ पाई है। एडवर्ड को लगता है कि वो 10th फ्लोर के फ्लोर कीपर को हराने जा रहे थे, लेकिन वाइनर बताता है कि उसे पता है कि वो कहाँ है क्योंकि उसका और कीकी के माथे पे लगे क्रिस्टल से लिंक है और उस हिसाब से वो 11th फ्लोर पर हैं। अब कहानी कॉलर की तरफ जाती है जहां वो जमीन पर पत्थर छोड़ते जा रही है और हमें पता चलता है कि उन्हें 11th फ्लोर पर गिरे हुए 16 घंटे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनके पास खाना और पानी खत्म हो रहा है और मॉन्स्टर की वजह से उन्हें रेस्ट लेने का भी मौका नहीं मिल रहा और लिहान अपने आप को इसका दोष देती है, लेकिन कॉलेट उसे समझाती है कि किसी ने नहीं सोचा था कि आगे ऐसा कुछ होगा। तभी विल और वीगल को पास में मेजेस की प्रेजेंस महसूस होती है और वो देखते हैं कि सियोन ने सेंटिनल को हरा दिया है। वीगल हैरान होता है और जूलियस बताता है कि उसने अपने क्लोन सैक्रिफाइस किए हैं, इसलिए अकेले सियोन ने सभी मॉन्स्टर को नहीं मारा। वीगल जब लड़कियों के बारे में पूछता है तो जूलियस कहता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है, जिससे समझ आ जाता है कि अभी भी लड़कियां खतरे में हैं। फिर हम कॉलेट के पास जाते हैं जहां एक आदमी उसके पास आता है जिसे वो अपना टीचर समझती है, लेकिन अचानक उसका सर नीचे गिर जाता है और उसका असली रूप सामने आता है कि उसका कोई सर ही नहीं है और पीछे से उसका साथी तभी आता है और बताता है कि उन्हें स्टूडेंट को ऊपर ही मार देना चाहिए था, लेकिन वो बच गए। इन बातों को सुन के कॉलेट समझ जाती है कि इन लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है और वो पूछते हैं कि वो कौन है। तब वो आदमी बताता है कि उनका मकसद है फेक स्काई को तोड़ना है और दुनिया में विनाश लाना है जो माजिया वंडर के बनाए हुए बैरियर को तोड़कर होगा। और जब वो आदमी उन दोनों पर हमला करने ही वाला होता है तभी विल बाकी सब किसान वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो पत्थरों को फॉलो करते हुआ यहाँ आया है।
इतना बोलते ही विल तुरंत अटैक करता है, लेकिन आदमी उसे दूर उड़ा देता है और कहता है कि वो उसके सर अपनी कलेक्शन में जोड़ेगा। लेकिन उसका साथी उसे रोकता है और कहता है क्यों ना यहाँ से जाना होगा। पर जाते जाते बिना सर वाला आदमी एक मॉन्स्टर समन कर देता है, जिससे एक बड़ा सा गेट खोलता है और उसमें से 10th फ्लोर का बॉस निकलता है, जिसे देखकर विल समझ जाता है कि ये इविल ग्रैंड ड्यूक है जो 270 क्रेडिट का है। इसी दौरान हमें 1000 रूल के बारे में पता चलता है, जो टावर के क्रेडिट सिस्टम का कन्वर्जेशन फॉर्मूला है, जिसमें एक क्रेडिट उस मॉन्स्टर को दिया जाता है जो 1000 क्रेडिट वाले मैच के बराबर ताकत रखता है। इस फॉर्मूला को समझकर विल तुरंत हिसाब लगाता है कि ये ड्यूक असल में 27,000 क्रेडिट के मैच के बराबर है। इतना समझते ही ड्यूक एक भयानक एनर्जी बीम छोड़ता है जो आसपास की सब चीजों को तबाह कर देता है। जूलियस ये देखकर समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा पावरफुल है। तब लिहाना सबको रिट्रीट करने को कहती है और सब भागना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वीगल अपने इल्यूजन मैजिक से ड्यूक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उसके मैजिक को तोड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तब विल उसे बचा लेता है और सब मिलकर वहां से निकल जाते हैं। कॉलेट समझ जाती है कि ड्यूक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है और विल बताता है कि उसने इसके बारे में पढ़ा है। ये असल में 25 फ्लोर का एक ग्रेटर डीमन है। शियोन सोचता है क्या वो उससे बचकर निकल जाएंगे, लेकिन विल बताता है कि ड्यूक अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है। जूलियस महसूस करता है कि एरिया में काउंटलेस मॉन्स्टर हैं। तब विल समझ जाता है कि ड्यूक ने अपने लेसर डीमन को उन्हें हंट करने का ऑर्डर दिया है। शियोन समझ जाता है कि ड्यूक की सेंटिनल के मास ब्रेकआउट का कारण है और जूलियस के मन में डाउट आता है क्या वो सब जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं। लिहाना सिचुएशन को होपलेस मानती है और कहती है कि शायद सबका अंत निश्चित है, लेकिन विल कहता है कि उन्हें सिर्फ ड्यूक को हराना होगा और सब सही हो जाएगा। वो समझाता है कि ड्यूक के होने की वजह से लेसर डीमन अलग अलग फ्लोर पर अपना डोमेन बना रहे हैं, लेकिन अगर ड्यूक को हरा दिया गया तो उनका कंट्रोल टूट जाएगा और वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिससे उनके पास बच निकलने के ज्यादा मौके हो सकते हैं अभी से। जूलियस कहता है कि उनके पास ड्यूक के खिलाफ कोई चांस नहीं है, लेकिन विल बताता है कि उसके पास एक प्लान है और उस प्लान को पूरा करने के लिए उसे सबकी मदद की जरूरत है। जूलियस को लगता है कि उसका साथ कोई नहीं देगा, लेकिन वीगल कहता है कि वो विल पर पूरा भरोसा करता है क्योंकि उसने अभी तक उसकी कई बार जान बचाई है। कोलैट भी कहती है कि वो विल पर पूरा भरोसा करती है क्योंकि वो डंजन को सबसे अच्छे तरह से जानता है। सियोन कहता है वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए वो प्लान में शामिल होगा। वीगल लिहाना से कहता है कि वो विल पर भरोसा करे और लिहाना मान जाती है और कहती है कि विल ही उनका लीडर होना चाहिए। फिर विल जूलियस से कहता है कि तुम्हारे बिना ये प्लान पूरा नहीं होगा क्योंकि उन्हें उसकी पावर की जरूरत है और वो उसे अल्फारिया के स्पेल का सीक्रेट सिखाने का वादा करता है। तब सब मिलकर ड्यूक से लड़ने का फैसला कर लेते हैं। लड़ाई शुरू होती है और ड्यूक उन पर अटैक करता है, लेकिन सब उससे बच जाते हैं। जूलियस अपना अनलिमिटेड स्पेल चांट करना शुरू कर देता है और उसके क्लोन ड्यूक को घेर लेते हैं। विल ने उसे बताया था कि उसके क्लोन उसकी इनकांटेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे वो लॉन्ग रेंज चांटिंग वाले एडवांस स्पेल यूज कर सकते हैं आसानी से। ड्यूक उसके एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो जूलियस चुपचाप दूसरे क्लोन से अपनी चैंटिंग जारी रखता है। ड्यूक उसे मारने जाता है, तब उसके साथी अपने मैजिक से ड्यूक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, पर उनका अटैक का कोई असर नहीं होता। तब विल उस पर ऊपर से अटैक करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है क्योंकि ड्यूक के पास आयरन कर्टेन विंग है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं हर अटैक से। विल समझ जाता है कि उनके अटैक काम नहीं करेंगे, इसलिए वो सबको डिकोय बनने को कहता है ताकि जूलियस अपना स्पेल कंप्लीट कर सके। जूलियस के आई से कल ड्यूक पर गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो खड़ा रहता है, जिससे सब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन विल पहले से जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने लिहाना को फिनिशिंग ब्लो के लिए तैयार किया होता है। वो तेज रफ्तार से ड्यूक पर हमला करती है और उसके कोर को टारगेट करती है, लेकिन एक बैरियर उसके अटैक को रोक लेता है, जिससे लिहाना हैरान रह जाती है और सोचती कि शायद पहले वाले दोनों आदमी ने ड्यूक को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बैरियर उसके ऊपर लगाया है। लिहाना के अटैक पर ड्यूक काउंटर अटैक करता है, लेकिन विल उसे बचा लेता है और कीकी अपना बैरियर बनाकर उन्हें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो बैरियर आसानी से टूट जाता है और विल के गॉन्टलेट भी ब्रेक हो जाते हैं। दूसरी तरफ वाइनर और एडवर्ड ये सब देख रहे होते हैं। वाइनर हैरान होता है कि ड्यूक 11th फ्लोर पर क्या कर रहा है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि हमारे पास ये सोचने का वक्त नहीं है और उन्हें जल्दी ही करनी होगी, नहीं तो स्टूडेंट मर जाएंगे। फाइट में आखिर में विल और लिहाना नीचे गिरने लगते हैं, तब वीगल अपने मैजिक से उन्हें सेफली लैंड करवा देता है और वो तुरंत लिहाना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। लिहाना कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन उसे विल की चिंता हो रही है क्योंकि उसने अपने शरीर से मुझे बचाया था। तभी ड्यूक दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और लिहाना सबको रिट्रीट करने को कहती है और वो खुद रुककर सबको भागने का समय देना चाहती है।
वो सोचती है कि वो सबको बचा नहीं पाई और अपने आप को सभी लोगों को इस सिचुएशन में डालने का दोषी मानती है और साथ ही बताती है कि उसके परिवार के लोग जल्दी से मर जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। ये सुनकर विगल फैसला करता है कि वो भी उनके साथ लड़ेगा क्योंकि वो विल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दोनों मिलकर ड्यूक पर हमला करते हैं। लिहाना अपना मैजिक यूज करती है और वीगल अपने स्पेल से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ड्यूक उन्हें जोर से उड़ा देता है। ये देखकर सियोन समझ जाता है कि वो ड्यूक के सामने टिक नहीं सकते और उसे लगता है कि सब मर जाएंगे, वो भी बेकार में, इसलिए वो रिट्रीट करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी विल उससे कहता है कि वो उसे मुक्का मारे क्योंकि वो डर के मारे कांप रहा है और बिना अपने गॉगल्स के वो खुद को बेकार महसूस करता है। ये सुनकर सियोन गुस्से में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि वही उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं और वो उसे मारना शुरू कर देता है कहते हुए कि लिहाना और वीगल मरने वाले हैं और इस सब के लिए विल ही जिम्मेदार है। पर अचानक विल उसे रोक देता है और कहता है कि वो कांपना बंद कर चुका है और उसका ध्यान वापस आ गया है, इसलिए वो सियोन का धन्यवाद करता है और कोलैट से कहता है कि वो कीकी का ध्यान रखे और खुद ड्यूक की तरफ दौड़ पड़ता है। सियोन हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या उसे डर नहीं लगता। तब कोलैट समझाती है कि विल हमेशा से डरता आ रहा है और वो सबसे ज्यादा डरता है क्योंकि वो तलवार से लड़ता है क्योंकि उसके पास मैजिक का सहारा नहीं है। फिर भी वो कभी भागता नहीं है क्योंकि उसे मरने से ज्यादा भागने से डर लगता है और इसी सब कारणों की वजह से कोलैट विल को सच्चा साहसी मानती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है, जबकि सियोन खुद को कमजोर महसूस करता है क्योंकि उसने भागने का सोचा था पहले। विल ड्यूक के अटैक से बचता हुआ लड़ता है और जल्द ही समझ जाता है कि जब तक उसके विंग को नहीं तोड़ा जाता तब तक उसे हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। तब कोलैट भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और विल देखता है कि लिहाना और वीगल अपनी लिमिट पर आ पहुंचे हैं, इसलिए उसे और कीकी को साथ मिलकर ड्यूक को हराना होगा। वो मानता है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि उसके पास उसके गॉगल्स नहीं है जो अल्फारिया ने जाने से पहले उसे गिफ्ट किए थे, लेकिन उसे अपने करीबी लोगों को खोना और भी ज्यादा डराता है, इसलिए वो लड़ने का फैसला कर लेता है। इसलिए वो कोलैट को सिग्नल देता है और ड्यूक उस पर कई एनर्जी बीम छोड़ता है, लेकिन विल उन्हें पहले देख चुका होता है, इसलिए वो उन्हें काउंटर कर लेते हैं और अचानक वो गायब हो जाता है। पर कोलैट समझ जाती है कि वो अटैक की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो अपने अर्थ मैजिक से एक स्टोन ब्लेड बनाकर विल को देती है और विल उसे ड्यूक के विंग को काट देता है, जिससे ड्यूक गुस्से में आ जाता है बहुत ज्यादा। तभी सियोन अपने फीनिक्स पर आता है और अपना स्पेल चांट करता है, लेकिन ड्यूक उसके फीनिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी सियोन नीचे कूदकर अपना अनलिमिटेड स्पेल यूज करता है, लेकिन तब भी ड्यूक पर उसका जरा भी असर नहीं होता। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि इतना पावरफुल अटैक भी काम नहीं आया। तब विल समझ जाता है कि ना सिर्फ बॉन्ड और ना ही उसकी तलवार अकेले ड्यूक को हरा सकती है। तभी उसकी नजर एक क्रिस्टल पर पड़ती है और दूर से रोस्टी उसे देख रहा होता है, जैसे वो चाहता हो कि विल कुछ याद करे। और तभी विल को एक अजीब याद आती है जहाँ एक रहस्यमयी महिला कहती है कि एक दिन बॉन्ड और सॉर्ड एक साथ मिलकर दुनिया की रक्षा करेंगे। ये समझकर विल फैसला करता है कि वो मैजिक और सॉर्ड को मिलाकर लड़ेगा, इसलिए वो सियोन से कहता है कि वो अपना स्पेल यूज करे। सियोन फ्लेम समन करता है और विल अपनी तलवार से सियोन के फायर स्पेल को आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि विल की तलवार आग से लपट जाती है और वो ड्यूक की तरफ दौड़ता है और तब विल को महसूस होता है उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति दौड़ रही है। ड्यूक उस पर हमला करता रहता है, लेकिन अब विल उसके मैजिक को काट सकता है और आखिरकार वो एक जबरदस्त वार करता है जिससे ड्यूक जलकर खत्म हो जाता है आखिरकार। लेकिन लड़ाई के बाद विल की तलवार वापस नॉर्मल हो जाती है, जिससे विल सोच में पड़ जाता है कि वो शक्ति क्या थी जो अभी उसने यूज की, जबकि बाकी सब हैरान होते हैं कि उसने इतने पावरफुल ड्यूक को कैसे मार दिया। पर अपने ग्रुप को खुशी मनाने का टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि बाकी सभी मॉन्स्टर वहां दौड़ते हुए उन्हें मारने आने लगते हैं, क्योंकि मरने से पहले ग्रैंड ड्यूक ने अपने कमांड के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर को एक जोरदार चीख लगा के अपनी जान बचाने के लिए बुलाया था। लेकिन ड्यूक मर चुका है, पर उसके बाद भी मॉन्स्टर ह्यूमंस को देखकर उन्हें मारने आगे आने लगते हैं और अपनी विल की पार्टी के लोगों के पास ड्यूक जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ने के बाद कोई भी फाइटिंग करने की ताकत में नहीं रहता। इसलिए जूलियस और बाकी सभी को लगता है कि वो लोग कुछ ही पलों में मरने वाले हैं। वाइनर और एडवर्ड भी बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी वो इतने दूर होते हैं कि मॉन्स्टर बच्चों को आराम से मार सकते हैं, पर जैसे भगवान विल की पार्टी को अभी मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो किसी आदमी को भेजते हैं जो अचानक एक जबरदस्त स्पेल यूज कर सभी मॉन्स्टर को एक ही बार में पकड़ लेता है और पल भर में उन्हें समाप्त कर देता है, जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो उसके लिए। ये देख के विल हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ और किसने किया, इसलिए आसपास वो देखने लगता है कि उसकी जान किसने बचाई। तब वो देखता है कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं
बल्कि माजिया बेंडर का राजा और लीडर मास्टेरियस था जो उनके सामने खड़ा होता है और वो विल और बाकी सभी बच्चों से कहता है कि उन सभी ने बहुत अच्छा युद्ध किया और सभी उसके प्रति सम्मान में झुक जाते हैं। तभी मास्टेरियस के ग्रुप से एक आदमी नीचे उतरता है और विल को देखकर हैरानी से कहते हैं कि तलवार वाला अभी भी जिंदा है और वो अपना परिचय विल से फिन के रूप में देता है। दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस जोड़ी को देखते हैं जो तलवार के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनका मिशन सफलता से पूरा हो गया और वो खुश है कि उनका सामना मास्टेरियस से नहीं हुआ और अगर हो भी जाता तो उन्हें अपना मिशन को पूरा करने में अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। और उसके बाद प्रैक्टिस एग्जाम समाप्त तो हो जाता है और हमें पता चलता है कि कुल 11 प्रोफेसर की मृत्यु हो गई है इस समय। पर हमारी पार्टी 11th फ्लोर पर मॉन्स्टर से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, इसलिए सभी लोग एकेडमी हॉस्पिटल में बेड पर होते हैं। तब बेड पर लेटे लेटे वीगल उस रहस्यमय जोड़ी के बारे में सोचता है कि वो दोनों कौन थे और डंजन में क्या करने आए थे और उनका इस बात से क्या मतलब था कि वो मैजिक बैरियर को तोड़ के सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। जबकि जूलियस सोचता है कि अगर मास्टेरियस सही समय पर नहीं आया होता तो उनका क्या होता। मेरे हिसाब से सब लोग मर चुके होते या लूड़े लंगड़े तो पक्का ही हो जाते। पर लिहाना खुश होती है कि सभी लोग जिंदा बच गए और वो सबका धन्यवाद करती है कि वो उसकी पार्टी का हिस्सा बने। बहन, तेरी पार्टी में आने के बाद ही उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी, ये नहीं सोच रही तू। लेकिन तभी अचानक उसका पेट जोर से आवाज करता है जिसका मतलब है कि उसे भूख लग रही होती है। ये देख के कॉलेट जो बाकी सभी लोगों से अच्छी कंडीशन में होती है उसे एक सेब देती है। लेकिन लिहाना की भूख इतनी ज्यादा होती है कि वो लगातार खाती रहती है और सब सेब मांगती रहती है कि और लाओ, जिसे देख के कॉलेट हैरान रह जाती है कि लिहाना इतनी स्लिम ट्रिम होती हुई इतना कैसे खा सकती है। तब लिहाना कहती है कि ये सब उसके क्लोज कॉम्बैट मैजिक की वजह से है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करती है, इसलिए उसे नॉर्मल लोगों से ज्यादा भूख लगती है और कुछ नहीं। लेकिन कॉलेट उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और सोचती है कि लिहाना बहुत ज्यादा खाने वाली लड़की है। फिर इन बातों के बाद लिहाना विल की दिल से तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर वो ना होता तो शायद सबकी मृत्यु हो चुकी होती है। लेकिन विल कहता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो भी किया उसमें सबने उसकी मदद की, इसलिए सभी लोग जिंदा बच पाए हैं। पर तभी जूलियस सभी को याद दिलाता है कि विल की वजह से कैसे वो सब मरने वाले थे। लेकिन कॉलेट तुरंत उसके मुंह में सेब डाल देती है ताकि वो चुप हो जाए। इतना ही नहीं, कीकी भी गुस्से में जूलियस का फेस अपने नाखूनों से नोच देती है। पर सियोन सोचता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो विल ने अंत में प्रयोग की थी। उसे लगता है वो कुछ असामान्य था, लेकिन लिहाना निश्चित नहीं होती कि क्या वो सच में मैजिक था या नहीं और विल खुद भी नहीं जानता कि वो क्या था। पर इस बात से उसे डंजन में मिले फिन की याद आती है। तब लिहाना बताती है कि उसने एक विशेष जाति के बारे में पढ़ा है जो मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने पीढ़ियों तक डंजन का ज्ञान इकट्ठा किया है और मेज क्वीन के समय से ही वो लोग डंजन के गाइड के रूप में सेवा करते आए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों विल को फिन को जाना पहचाना सा लगता है, पर उसे याद नहीं आता उसने फिन को डंजन में मिलने से पहले कहाँ देखा था। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जो क्लॉड्रॉन से मिलने आता है और बताता है कि हम लोग 49th फ्लोर तक पहुंच गए थे और वहां जाने से एक टूटी हुई तलवार हमें मिली है। तलवार को देख के क्लॉड्रॉन सोचती है क्या ये मेज से लेयर है। फिन बताता है कि 40th फ्लोर पर उनका सामना सनगिंद समूह से हुआ था और वहां से ये सब शुरू हुआ। आगे फिर ये भी बताता है कि उनके 20 हाई मेज को मार दिया गया, इसलिए वो उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। इसके बाद वो तलवार क्लॉड्रॉन को दे देता है ताकि वो उसका विश्लेषण कर सके और फिर क्लॉड्रॉन से विल सेफर्ड के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि तलवारों का मामला उसके अधिकार में आता है और मैजिक का क्लॉड्रॉन के, तो तुमने विल के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर क्लॉड्रॉन बताती है कि विल ने स्वयं टावर पर चढ़कर माजिया बेंडर बनने का निश्चय किया है। ये सुनकर फिन हैरान रह जाता है क्योंकि एक तलवार का वॉन्ड बनना चाहना बिल्कुल असामान्य बात है, लेकिन फिर भी वो उसे अनुमति दे देता है और कहता है कि अब से वो खुद भी विल के मामले में हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद हम विल को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहां कॉलेट हैरान होती है कि जब सभी अभी भी घायल हैं तो वो इतनी जल्दी कैसे चल फिर रहा है। तो विल भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, पर कहता है कि उसके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ सभी उसे अपने कमरे से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि शायद वो बाकी सभी से अलग है, इसलिए वो इतनी जल्दी हील हो गया। पर तभी अचानक सियोन बाहर कूद कर आता है और विल को लड़ने के लिए कहता है। तो विल उससे कहता है कि सियोन तुम अभी भी घायल हो और पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने आप पर जोर नहीं डालना चाहिए। लेकिन सियोन उसे याद दिलाता है कि उसने ग्रैंड फेस्टिवल के बाद एक सच्ची लड़ाई करने का वादा किया था उससे।
तो आखिरकार विल भी मान जाता है और दोनों वहीं से लड़ाई जारी रखते हैं जहां उन्होंने छोड़ी थी। पर वाइनर उनको एकेडमिक कैंपस में लड़ने के लिए डांटने लगते हैं तो उन तीनों को वहां से भागना पड़ता है और इसी तरह प्रैक्टिस एग्जाम को खत्म हुए 2 महीने हो जाते हैं। इसलिए अब उनके ग्रेजुएशन का रिटन एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहाँ खत्म होता है। और जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक सीजन 2 का एपिसोड 1 भी आ गया होगा। तो मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।